जी, आप सब लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी, जी सुनाई दे रही है। क्या सब पार्टिसिपेंट्स को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आप लोग जी बेहतर। जी सुनाई दे रही बस है। आज कुछ इस तरह से हुआ है कि आतिर भाई जो इस पूरे सेटअप के हेलो? जी, जी। आतिर साहब जो इस पूरे सेटअप को चलाने के ज़िम्मेदार हैं उनका अभी कुछ देर पहले एक्सीडेंट हो गया और तो उस वजह से वो वहीं पे भी मेरा ख़्याल है चौक में ही है कहीं पे वहीं से उन्होंने ऑन किया है। तो हमारे आज के उस्ताद जो हैं मसूद अहमद मुजाहिद के अलावा ये तारुफ़ जो था वो तो आप लोगों से पहले शेयर कर लिया गया था और मसूद अहमद मुजाहिद पेरेंटिंग के अंदर पाकिस्तान का एक मारूफ नाम है और जैसा कि लिखा गया था कि अभी तक हज़ारों असातिज़ा और वालिदैन और हेलो जी अ, जैसा कि ये बताया गया था कि मसूद अहमद मुजाहिद पाकिस्तान में पेरेंटिंग का एक बड़ा नाम है औ और हमारी कोशिश होती है कि हमारे साथ जो असातिज़ा यहाँ पे आएँ, वो बातचीत थी वो हम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो सारी उम्मीद है कि इस सेशन में भी आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। फ़ॉर्मेट वही है ये उस्ताद पे मुनहसर है कि वो पहले गुफ्तगू करेंगे या इंटरैक्टिव सेशन लेके चलेंगे और या फिर बाद में आपके सवालात लिए जाएँगे। अभी तक मसूद अहमद मुजाहिद 2 बच्चों की तरबियत पे बेस्ट सेलिंग बुक्स लिख चुके हैं और उसमें एक यूनिक किताब वो है जो बालिग होते बच्चों के लिए यानी जो टीन एज के अंदर जा रहे हैं, उस ग्रुप के लिए उन्होंने किताब लिखी थी और ये एक बहुत मिसिंग एरिया था क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस इसी एरिया के अंदर या इसी फ़ेज़ के अंदर आ रहे होते हैं। पब्लिशिंग हाउस भी चला रहे हैं और पाकिस्तान में असातिज़ा, प्रिंसिपल्स और वालिदैन अभी तक सैकड़ों ट्रेनिंग्स और हज़ारों वालिदैन, असातिज़ा और प्रिंसिपल्स उनके शागिर्द हैं। उम्मीद है कि आप आज का सेशन भी उनके साथ एन्जॉय भी करेंगे और बहुत सारी लर्निंग भी करेंगे। तो माइक ओवर टू अम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप लोग अस्सलाम है तो वालेकुम। उस्ताद को बता दें। इसमें समर पे चैट का ऑप्शन होता है, तो उसमें लोग ना नीचे लिखते रहते हैं कि वो हाज़िर हैं कि नहीं है। जी, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप जी लोग वालेकुम खैरियत से हैं? बिल्कुल। मुझे इस वक़्त समर भाई 5, 6, 6-7 पार्टिसिपेंट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इनका तारुफ़ अगर आप करवा देते तो या खुद से कोई तारुफ़ करवा दें। थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा क्योंकि सेशन तो काफ़ी लंबा चलना है। जी, बिल्कुल। तो आप लोग अपना तारुफ़ कराते जाएँ, उस्ताद आपसे तारुफ़ करना चाह रहे हैं, तो आप अपना तारुफ़ कराते जाएँ। हमारे इस सेशन के अंदर मैं मेरी आवाज़ मतलब हमने जी, जी, प्लीज़। जी, आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन कट जाती है कभी-कभी। मैं ये बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट हैं वो लंदन से और एक बॉम्बे से भी शरीक हैं और हमारा ये दूसरा बैच है और हमने इसमें कोशिश की थी क्योंकि हमारे पास टाइम कम था लेकिन हमने दूसरा बैच लॉन्च किया। रमज़ान की वजह से बहुत शॉर्ट टाइम था कैंपेन का तो ये इसमें ऑन एवरेज
ये होता है कि 12-13 पार्टिसिपेंट्स मौजूद रहते हैं। तो आप लोग अपना तारुफ आज के उस्ताद को करवा दें। माइक भी ऑन कर सकते हैं और लिख के भी करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर है माइक ऑन करके आप करवाते चले जाएं ताकि टाइम की बचत हो जाए। जी हरी आप। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? मुझे तो आ रही है, बाकी देखिए तो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी ये एक आए हैं आबिदा शाह हैं। जी एक तारफ सामने आया है, सारा बतूल है पेशावर से, एक तो ये मुझे अंदाजा हुआ। एक और आए हैं जी आबिदा शाह फ्रॉम यूके। ठीक है। जी आप करवाइए। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया बाबिर है और मैं टेक्सला से बिलोंग करती हूँ, पाकिस्तान। ठीक है। जी समर भाई, मेरा ख्याल है कि 3 लोगों का तारुफ आ गया, 2 का, 3 का आ गया, ठीक हो गया। एक आप हैं और एक मैं, एक इस 5 पार्टिसिपेंट, 6 पार्टिसिपेंट, ठीक है। अच्छा समर भाई, हम आगाज करें इसका प्रोग्राम का। जी बिल्कुल आप शुरू करें, हम लोग आते जाएंगे। जी आप शुरू करें। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया समर भाई और आपकी जो लाइफलाइन मेंटोरिंग की जो टीम है, उस पूरी टीम का। तो जो टॉपिक है आज का वो है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और इसके 2 हिस्से हैं इस प्रोग्राम के। एक तो यह है कि जो पेरेंट के रिलेशनशिप होते हैं आपस के, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं और बच्चों पे कैसे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और आप हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बच्चों के साथ डेवलप कर सकते हैं। ये 2 बेसिक मेजर फेज हैं आज की वर्कशॉप के। तो इससे पहले कि मैं वर्कशॉप आगे लेके चलूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई एक सवाल पूछें इस पे। और वो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पेरेंट जो है वो चाइल्ड जो रिलेशनशिप है वो कैसे होने चाहिए, ये सवाल नहीं होना चाहिए। व्हाट इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये भी नहीं होना चाहिए। कोई एक सवाल जनरेट करें। जस्ट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके जहन में इस सेशन में जब आए हुए हैं तो आपके जहन में क्या चीज़ है। तो एक सवाल वर्कशॉप के स्टार्ट होने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप एक पूछें। आप उस सवाल को आप चैट की शक्ल में भी पूछ सकते हैं या वैसे भी बयान कर सकते हैं। लिखना जरूरी है सवाल को। कहीं आप बैठे हुए हैं, आपके पास कोई लिखने की चीज है तो जरूर लिख के, अदरवाइज आप चैट में इसको लिख दीजिए ताकि मेरे सामने आ जाए। लेकिन एक सवाल लिखना जरूरी है इस वक्त कि आप कि सिर्फ मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो सवाल लिखना एक है, और वो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप या कैसे होने चाहिए, ये सवाल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ सवाल जो आपको प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम आ रही हो उस पर सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल एक पूछना स्टार्ट में जरूरी है। इसके बाद मैं अपनी वर्कशॉप का आगाज करूंगा। तो 10-15 सेकंड है, आप इसको देख सकते हैं इंशाल्लाह। जी फौरन रिस्पांस क्या कीजिए ताकि हमारी जो टाइम है वो उसका सही इस्तेमाल हो सके। आप माइक ऑन करके भी। एक सवाल जरूरी है, यानी हर पार्टिसिपेंट के लिए आगाज में एक सवाल जरूरी है। अच्छा सवाल कीजिए। ये तो आपने लिख दिया बिहेवियर इशू, तो इसको सवाल की सूरत में। ये सही है। तो सवाल की शक्ल में इसको लिखें। मुझे ये चैट बॉक्स जो है ये नजर क्यों नहीं आ रहा अपना समर में। मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है इस वक्त, मुझे तो नजर आ रहा है यहाँ पे और बाकी अब आपको भी आ रहा है। मैं बोलता जाता हूँ। बिहेवियर इशू एक सवाल आया है।
लेकिन इसको बताएं बिहेवियर इशू का मतलब क्या है, क्या नहीं है या हाउ है, टू क्या है, हैंडल किसके ऊपर आप टीनेजर्स, सवाल करना चाह रहे हैं? तो सवाल हाउ हस्बैंड कैन बैलेंस बिटवीन मदर एंड, अच्छा ये तो एक सवाल हुआ। जी, सवाल को मुताल्लिक कीजिए, यानी वो सवाल करें कि जो आज के टॉपिक से मुताल्लिक है। बाकी मौज़ूआत हम मुख्तलिफ दिनों में देख रहे हैं, इसलिए आज का जो मौजू है उससे मुताल्लिक सवालात को रखिए। जी, जी, जल्दी-जल्दी सवाल कर लें या एक फिर सवाल माइक जो ऑन करके सवाल कर लें। एक सवाल ये है कि हाउ टू हैंडल टीनेजर्स बिहेवियर इश्यूज। अच्छा ये तो बहुत बड़ा जो है वो सवाल है, जाहिर है कि इसमें तो एक लग से यानी कि बहुत ब्रॉडर सवाल है, कुछ स्पेसिफिक। मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि असल में आप लोग किस अंदाज से बैठे हुए हैं, आपके जहन में से क्या चीज पक रही है या क्या चीज आपके जहन में मौजूद है, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे आगे वर्कशॉप को लेकर चलने में आसानी हो जाएगी। हाउ जी, हस्बैंड कैन बैलेंस। आज का मौजू है कि अ, जो जो आज का मौजू है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर कैसा आता है, और क्या-क्या इश्यूज होते हैं, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। माइक ऑन करके सवाल कर लीजिए। अगर लिखने के अंदर मसला हो रहा है, देर हो रही है, तो बराए करम आपसे उस्ताद सवाल पूछ रहे हाउ फादर हैं। कैन प्ले रोल चिल्ड्रन ग्रूमिंग एज अ आप माइक father ऑन said करके the जवाब दे most सकते of the हैं, time, so ताकि इतना सारा टाइम हमारा जज़ाकल्लाह। 3 लोगों का सवाल आए हैं अभी तक। समर भाई बार बार कह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, क्योंकि वर्कशॉप तो पहले से चल रही है। मैं तो नया हूँ आज इस वर्कशॉप में, आप लोग तो पुराने हैं सारे, आपस में भी आप लोगों की हेलो हाय हो चुकी होगी जाहिर है। तो अमूमी तौर पे तो काफी लोग पार्टिसिपेंट बोलना शुरू हो जाते हैं इतने दिनों में। तो जज़ाकल्लाह। 3 सवाल आगे हैं, चलें, मुझे कुछ अंदाजा हुआ इससे कि आप लोग क्या जो है वो सोच रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारा इशू है, जो टॉपिक है, लगता है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन नहीं हुआ जब आपको इनवाइट किया गया इसमें। तो आगाज करें फिर। मेरा ख्याल है कि अगर 3 सवाल आ गए हैं अभी तक जो है, जिससे मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है। जी, मसूद भैया आप शुरू करें, सवाल फिर आते रहेंगे साथ-साथ। असल में होता यह है कि जो सवाल इसलिए मैं कह देता हूँ कि इससे आपके भी ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं कि आप वर्कशॉप से कम अपने सवाल का जवाब तो लें। तो ये बहरहाल है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को। पहली बात जो समझने की है, जो हमें समझनी चाहिए, या पहला सवाल जिसको हम एड्रेस करना चाहेंगे अभी, वो ये है कि जो पेरेंट्स के आपस के रिलेशनशिप होते हैं, उसका उसका इम्पैक्ट जो है या उसकी अहमियत क्या होती है बच्चों के जो है वो बच्चों के जो ग्रूमिंग है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसमें क्या रिसर्च होती है। तो इस पे बहुत ज़्यादा लिखा गया है, बोला गया है कि जो पेरेंट्स के रिलेशनशिप हैं बच्चों के साथ, अगर इन जितने हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं, इन जितने पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं बच्चों के साथ, तो उतना ही बच्चे भी, इस बात का इम्कान होता है कि बच्चे भी आगे जो है वो अपने दोस्तों के साथ, पीयर्स के साथ जो है वो पॉजिटिव रिलेशन जो है वो बिल्ड करेंगे, बनाएंगे। तो दूसरी जो चीज़ मैंने प्रैक्टिकली फील की है, मैं बहुत सारी मिसालों से भी आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगा कि जो इमोशंस होते हैं, इमोशनल जो डेवलपमेंट होती है या इमोशनल कंट्रोल होता है एक बच्चे का, टीनेजर का अपने ऊपर, वो भी मैंने देखा है कि वो बच्चे ज्यादा इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखते हैं, कंट्रोल करते हैं अपनी चीजों को, जिनके पेरेंट्स के साथ बड़े हेल्दी रिलेशन होते हैं। अच्छा, इसी के साथ जो है
इस पे भी बहुत सारी रिसर्चेस मौजूद हैं कि एक बच्चा जो है जितनी उसकी अच्छी अटैचमेंट होती है उतनी ही उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी जहनी नशोनुमा जिसको हम कहते हैं, इमोशनल नशोनुमा जो है, सोशल डेवलपमेंट जो है, वो उतनी ही ज्यादा होती है और बच्चों के रवैयों में वो नजर भी आ रही होती है। तो हेल्दी इन्वायरमेंट जो है ये बच्चे को हेल्प करती है, डे बाई डे जो है वो हेल्प आउट करती है कि वो जो है अपने आप को सोशली इम्प्रूव करे, तालीमी एतबार से इम्प्रूव करे। मैं एक छोटी सी केस स्टडी के साथ इसको आगे बढ़ाता हूँ कि मुझे मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जो स्लो लर्नर्स बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो रवैये के मसाइल का शिकार होते हैं स्कूल के अंदर, या ऐसे बच्चे जो जिनकी तालीमी सूरत हाल जो है थोड़ी सी लो होती है, तो ऐसे बच्चों से मिलने का बहुत ज्यादा उनकी काउंसलिंग करने का भी इत्तेफाक होता रहता है। तो अमूमन स्कूल वाले क्या करते हैं कि पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनसे बच्चे के मुतालिक डिस्कस करते हैं। लेकिन जब भी मैं किसी केस को हैंडल करता हूँ तो मैं सबसे पहले ना पेरेंट्स को डिस्कस करता हूँ। तो मैंने ये देखा है, मेरी रिसर्च या मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि जो बच्चा बिहेवियर मसाइल का शिकार होता है या तालीमी मसाइल का शिकार होता है, उनमें से हर 10 में से 8 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स के जो रिलेशनशिप होते हैं आपस में अच्छे नहीं होते, या पेरेंट्स में से स्पेशली मदर जो है वो स्टेबल नहीं होती, इमोशनली स्टेबल नहीं होती किसी न किसी वजह से, किसी न किसी वजह से। तो ऐसे में जब मैं जो है वो बच्चे के बजाय पेरेंट्स को एडवाइस करता हूँ तो बाज का, क्योंकि पेरेंट्स एडवाइस लेने भी जानते नहीं होते, तो बाज का कहते हैं कि अच्छा आए तो हम बच्चे को डिस्कस करने थे तो आप हमें एडवाइस कर रहे हैं कि ये करेंगे करें। तो यानी अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि जो अनस्टेबल बच्चे होते हैं इमोशनली बिहेवियरल इश्यूज के साथ स्कूलों में होते हैं, और वो बच्चे जो तालीमी एतबार से भी प्रॉब्लम में होते हैं, उनकी उन 10 में से 8 के जो पेरेंट्स होते हैं एवरेज, ये मेरा मुशाहिदा है कि वो जो है वो उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, या दोनों में से कोई एक मेंटली हेल्दी स्टेबल नहीं होता। याद रखिएगा, ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अमूमन जो है वो जो हम ये देख रहे होते हैं कि अपनी तौर पे हम दोनों अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होते हैं, फादर भी और मदर भी, दोनों ही अपनी जो है वो जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होते हैं, और फोकस भी हमारा चाइल्ड के ऊपर होता है। लेकिन इसके बावजूद जो रिलेशनशिप होते हैं वो जो है वो बच्चे उसको ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, उससे सीख भी रहे होते हैं, उसको मॉडल भी कर रहे होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस के वाले से गुफ्तगू कर रहा था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो दो यानी आगे चलने से पहले यानी यहाँ तक सिर्फ ये आपके जहन में डालना मकसूद था कि पेरेंट्स जो है उनके रिलेशनशिप जो होते हैं आपस के रिलेशनशिप, और उसकी फिर जो इम्पैक्ट है वो बच्चों के ऊपर क्या होता है। अब यहाँ पे वर्कशॉप यानी इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए मैं वर्कशॉप को डिवाइड करना चाहूँगा। एक इस पोर्शन में डिवाइड करना चाहूँगा कि जब शादी होती है दो लोगों की जो है वो और फिर शादी में एक वक्त वो होता है कि जब उनके बच्चे नहीं होते, यानी बच्चों से पहले का वक्त, उसके रिलेशनशिप, और फिर जब बच्चे आते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर उस वक्त रिलेशनशिप में क्या तब्दीली आती है, और फिर जो है गैप कहाँ क्रिएट होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में गैप आता है। और यानी ये दो है, और फिर जो बच्चे के साथ हमारा रिलेशन होता है, यानी बच्चा जब आता है इस दुनिया में तो डे 1 से लेकर जो है वो जब वो 1 साल का होता है 2 साल का होता है, यानी डे 1 से लेकर पहले 6 माह में हमारा रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है बच्चे के साथ, पहले दिन में कैसा डेवलप होता है, पहले साल में कैसा डेवलप होता है, हम कैसे उसको आगे लेके चलते हैं। और फिर 3 साल के बाद, जैसे अभी यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जिनके बच्चे हैं, अभी जैसे टेक्सला से एक पार्टिसिपेंट, उनके 3 बच्चे हैं, यकीनन मुख्तलिफ एजेस के होंगे। तो अब ये है कि इस स्टेज में जब हम हैं, इस स्टेज में जब हम हैं, तो फिर अपने बच्चों से अच्छे रिलेशनशिप कैसे डेवलप करें।
ये 3 फेज में इसको लेके चलूंगा इस वर्कशॉप को। लेकिन एक बड़ी अहम बात, यानी इसको एक मगालता कह लीजिए, जो हमारे यहाँ होता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है बेबीज के आने के बाद। यानी देखा यह गया है कि हर 100 में से 80 to 90% जो फैमिलीज होती हैं, जो फादर मदर होते हैं, बेबीज के बाद उनके आपस के जो तल्लुकात हैं वो किसी न किसी नहज, किसी न किसी सतह पे जो है वो मुतासर होते हैं। किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। हार्डली कोई 10% फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपने रिलेशन को वैसे ही कायम रखती हैं जो बच्चों के आने से पहले होता है। तो बच्चों के आने के बाद रिलेशनशिप कैसे, उसकी एक वजह बयान करते हुए फिर आगे आऊंगा जो है। तो यहाँ तक जो है कोई बात आपके जहन में आए तो अभी भी आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए एक पार्टिसिपेंट जो है उनके भी ये बच्चे हैं 1.2 यानी 1.5 साल, 4.5 साल, 6 साल। तो अब यार 6 साल के बच्चे से एक रिलेशनशिप हमारे डेवलप हो चुके हैं, वो कैसे हैं, उसको मजीद हम कैसे हेल्दी कर सकते हैं, इस पर भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले एक बात सीखते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा, ये कह लीजिए कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि यानी पहले ये इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, अब ये बहुत ज्यादा सोसाइटी के अंदर। वो ये है कि हम कहते हैं कि जी जैसे क्लासरूम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ऐसे घर भी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो ये एक मगालता है। और जो हमारे यानी खराब होते हैं तल्लुकात, जो बच्चों के आने के बाद जो गैप आता है, तो वो इस मगालते की वजह से आता है। तो एक लफ्ज मैं बोलूंगा, उसको कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेरेंटिंग। मैंने क्या कहा भला? मैंने क्या कहा भला? आप माइक ऑन करके जवाब दे सकते हैं, लिखने का इंतजार ना किया करें। जी सर, चाइल्ड सेंटर पेरेंटिंग। हाँ, ठीक हो गया। तो मैंने लफ्ज बोला चाइल्ड सेंटर पेरेंटिंग। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है और बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ। तो ये जो नजरिया है ना चाइल्ड सेंटर्ड पेरेंटिंग का, याद रखिएगा। इस मुगालते की वजह से आप कह लीजिए कि जब बच्चे आते हैं तो गैप आता है चाइल्ड सेंटर्ड पेरेंटिंग से। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इससे क्या समझ रहे हैं, बता, आप इससे क्या मुराद ले रहे हैं? मीन्स के हम घर में हर वक्त मतलब बच्चे को ही देखेंगे कि बच्चे को हमने किस तरह से फैसिलिटेट करना है, उसी के बारे में हर वक्त बात करना, उसी को फैसिलिटेट करना। ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने ये जुमले सुने होंगे कि ये बच्चों के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, बच्चों के लिए तो कर रहे थे, बच्चों के लिए तो मैं मेहनत करता हूँ, बच्चों के लिए तो मैं खप रही होती हूँ। ये जुमले आपने आम घर में बोले जाते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि ये जो नुक्ता नजर है कि पेरेंट चाइल्ड सेंटर पेरेंटिंग का, कि जिसमें वालिदैन की तमाम तर तवज्जो जो होती है वो अटेंशन इस बात के ऊपर होती है कि बच्चों की जरूरियात को पूरा किया जाए, बच्चों की इमोशनल जरूरियात को पूरा किया जाए। अच्छा, बच्चों की जो है वो फिजिकल नीड्स को पूरा किया जाए। अच्छा, तो यानी बच्चों को हर चीज जो है वो फराहम की जाए। तो ये जो है वो ये जो नजरिया है, या ये जो जिसको आप कह सकते हैं कि ये जो स्टाइल है, इससे क्या होता है भला कि इससे दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिसमें हम जो फादर मदर होते हैं एक दूसरे की जरूरत को क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। एक दूसरे की जो हमारी जरूरियात होती हैं, तल्लुक होता है, उसको क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। और उसके नतीजे में क्या होता है भला कि अगर आप गौर करें तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हम एक ऐसे पेरेंट बन जाते हैं कि जो बच्चों को अच्छा माहौल प्रोवाइड करने के लिए, बेहतर माहौल प्रोवाइड करने के लिए हम सारी तवज्जो जो है, सारी अटेंशन जो है वो बच्चों पे डाल रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे होते हैं अपने जो तल्लुकात में गैप आता है, जिसकी वजह से बच्चा सीखने के बजाय
जो है लर्न करने के बजाय, एक अच्छा पॉजिटिव रोल मॉडल देखने के बजाय एक गलत रोल मॉडल जो है वो देख लेता है। तो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आप चाइल्ड सेंटर्ड फैमिली नहीं होनी चाहिए, फैमिली सेंटर्ड फैमिली होनी चाहिए, या फैमिली सेंटर्ड पेरेंटिंग होनी चाहिए। यानी जो पेरेंटिंग है, जो फैमिली है, उसकी बुनियाद फैमिली होनी चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए। तो एक जुमला मैं अपने पेरेंट्स को कहता हूँ अक्सर कि जो सबसे अच्छी चीज, सबसे बेहतरीन चीज हम अपने बच्चे को दे सकते हैं वो हम खुद होते हैं, ना कि कोई और चीज है। तो हमारा, अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होते बल्कि फैमिली सेंटर्ड होते हैं, और फैमिली सेंटर्ड में जाहिर है कि मेरी बीइंग अ फादर भी जरूरियात आएंगी, शख्सियत आएगी, मदर की शख्सियत और उसकी जरूरियात भी आएंगी, बच्चों की शख्सियत और उनकी जरूरियात भी आएंगी। तो कोई भी चीज जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होगी, वो कंप्रोमाइज नहीं होगी। अब होता है कि कंप्रोमाइज होने की वजह से हमारा घर जो है वो एक ऐसी जगह नहीं बनता जहाँ पे जो है वो बच्चे सीख सकें, बच्चे जो है वो एक महफूज रोल मॉडल, एक महफूज तरीके से रह सकें, इमोशनली सिक्योर हो सकें और एक अच्छे रोल मॉडल को देख सकें। तो मैं ये कहता होता हूँ कि चाइल्ड सेंटर्ड होम नहीं होना चाहिए, फैमिली सेंटर्ड होम होना चाहिए। मरकज़े जो नगाह होता है वो हर वक्त बच्चा नहीं होना चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, और फादर मदर जो है वो मरकज़े नगाह होने चाहिए। मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि जब बच्चे को, आपका बच्चा बड़ा होता है 5, 6, 7 साल के बाद, 8 साल, 12 साल, 15 साल का, तो वो बच्चा जब अपनी जिंदगी के अहम फैसले करता है, इंपॉर्टेंट फैसले करता है, रिस्की फैसले करता है, तो उस वक्त जो सबसे ज्यादा चीज बच्चे में जो है वो बच्चों की एबिलिटी में फर्क पैदा करती है, वो आपके तल्लुकात की मजबूती होती है, और बच्चों के साथ, और फिर जो आपके आपस के तल्लुकात की मजबूती होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहला मगालता जहन से ये निकालिए कि हमारा घर जो है वो पेरेंट फैमिली सेंटर्ड होगा, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगा। और जब हम ये सोच लेंगे तो फिर हमें अंदाजा होगा कि हमारी क्या जरूरियात है, हमारी क्या जो है वो नीड्स हो सकती हैं। तो यहाँ तक मैंने जो गुफ्तगू की है अभी, अगर आप गौर करें तो 2 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट ये डिस्कस किया है कि इम्पैक्ट क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये डिस्कस किया है कि शादी के बाद बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं मियाँ बीवी में, लेकिन जो ही बच्चों की आमद होती है तो ये रिलेशनशिप में गैप आना शुरू होता है। और मैंने अर्ज ये की कि ये गैप इस वजह से आता है कि हमारा जो माशरती सेटअप है उसमें हम ये समझते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड फैमिली होनी चाहिए, जबकि मैंने आपसे अर्ज की है कि फैमिली सेंटर्ड पेरेंटिंग होनी चाहिए, फैमिली सेंटर्ड फैमिली होनी चाहिए, और उसमें माँ बाप की हैसियत जो है वो मरकजी होनी चाहिए। तो यहाँ तक कोई बात आप के जहन में आ रही हो तो आप स्पीकर से, माइक से भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाऊंगा। जी, आप कोई आप असल में, आप इससे मुझे ये अंदाजा होता है कि आप सुन रहे हैं। जब आप, मैं कुछ सवाल करता हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि कोई चीज ऐसी है कि जिससे एवरीथिंग इज क्लियर। जबरदस्त। तो भला क्या क्लियर हुआ है शाह सर? ये हमारे पार्टिसिपेंट हैं मिस्टर मिसिस शाह। टू एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, चलिए, मेरा फिर आपसे सवाल ये है कि समर भी आप भी थोड़ा गाइड कीजिएगा इस पे, कि इस पे तो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, गालिबन आपके सेशन में ये डिस्कस हो जाएगी कि आप जब फादर और हस्बैंड वाइफ में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो फिर आप उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। ये बात तो आपके मेरा सेशन में आ जाएगी कहीं? जी, ये आती तो रही है एंगर मैनेजमेंट के अंदर भी इसको से मुंसलिक रहा है, लेकिन अगर आप इसको कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कह दीजिए। असल में मैं ये सिर्फ ये कह रहा था कि क्योंकि होता ये है कि जो ही बच्चे आते हैं ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसकी वजह तो मैंने, उसकी लॉजिकल या आप कह रहे नजरियाती वजह तो मैंने बता दी है।
लेकिन जो माहौल होता है ना, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो क्या होता है भला कि बीवी के आने के बाद ज़ाहिर है कि जो है वो घर का रुख जो है वो तब्दील हो जाता है। मदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है ज़ाहिर है बच्चों में, और फादर ज़ाहिर है बाहर घर से बिज़ी होते हैं, मेहनत दोनों कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों ये समझ रहे होते हैं कि एप्रिशिएटेड नहीं है इस मामले में। तो ज़ाहिर है कि दोनों की नीड होती है, और लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि जो कुर्बत मियाँ बीवी की पहले होती है बच्चों के आने से बाद, बाज़ का उसका मौका ही नहीं मिलता। यानी बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक बच्चा है तो उसको हर 2 घंटे बाद दूध पिलाना है बच्चे को। अच्छा, फिर बच्चे का कोई टाइम नहीं पता होता, रोना शुरू कर देता है। तो ऐसे में ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि जो गैप में एक बहुत बड़ी रीज़न है गैप की, वही होती है कि माँ की मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, और बाज़ कात माँ की डिज़ायर भी कम हो जाती है एक फादर की बनस्पत रिलेशनशिप के हवाले से। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इस पे मैं चाह रहा था कि इस पे कोई बात हुई हुई है तो जो है वो ठीक है, लेकिन अगर हम असूली बात याद रखें जो मैंने बताई है कि हमारे जहन में यह रहना चाहिए कि बच्चे हमारे लिए कीमती हैं, लेकिन हम भी बहुत कीमती हैं, फादर मदर भी बहुत कीमती हैं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा टाइम, हमारी ज़हनी सेहत जो है वो भी बहुत कीमती है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुद बुद रास्ते निकल आते हैं, खुद बुद निकल आते हैं रास्ते। तो ये असल में पॉइंट देना चाह रहा था यहाँ पे कि ये गैप जो है वो आ जाता है। तो लेकिन मैं इस पे डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाह रहा कि मुझे जो मैंने कोर्स देखा है तो मुझे लगा कि इसमें कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग जो है वो शामिल है इस कोर्स में। तो मुझे मैं इस पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाऊं, तो इसलिए मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है। तो अगर है तो मैं फिर रिलेशनशिप, बच्चों के रिलेशनशिप के हवाले से ज़्यादा बात करूँ। जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये इसलिए इसमें मैं कह रहा था कि जो चीज़ें इसमें एक लंबा कोर्स है ना, तो इसमें ज़ाहिर है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं शामिल होगी। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, अदरवाइज मेरे दिन में ये था कि अगर ये है तो फिर मैं इस पे अपने जो रिलेशन बच्चों के से रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर बात करूँ ज़्यादा। जी, कुछ पार्टिसिपेंट्स ये कह रहे हैं कि आप भी कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर बता दीजिए। अच्छा, मैं फिर आपसे एक सवाल करता हूँ। आप मैं यानी बताना है असल में, सवाल ये है कि आप पहले मुझे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें कि जब जो फर्ज कर लीजिए कि जो गैप आता है या जब इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप उस वक्त क्या करते हैं भला? जी, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए जब भी इस तरह का कोई गैप क्रिएट मतलब होता गैप है, क्रिएट होता है, हमें लगता है तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो कंफ्लिक्ट आप पैदा क्या हो करते जाता हैं? है। आप माइक ऑन कर लीजिए। हाशिम साहब ने तो कहा कि ऐसे ही होता है जैसे मैं कह रहा हूँ, होता ऐसे ही है। मैं उसकी प्रैक्टिकल शक्ल भी आपको बताता हूँ कि इसको फिर कैसे हैंडल किया जा सकता है इस मामले में। जी, पार्टिसिपेंट्स आप माइक ऑन करके जवाब दे सकते हैं। सर असल में जैसे आप बता रहे हैं कि वाकई में मतलब वही कम कम्युनिकेशन की वजह से जब बेबीज आ जाते हैं तो हम कम्युनिकेट बहुत कम कर पाते हैं, तो काफी सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फिर यह है कि थोड़ा टाइम देना पड़ता है कि जैसे किसी तरीके से जो है वो मैनेज करके बच्चों को सुला के कुछ भी, या किसी को जैसे दे के कि भाई इनको थोड़ा सा आप दें, हमें 2-3 घंटे चाहिए, हमें बात करनी है, किसी भी बात पे बात करनी है, तो उस तरह से उसको थोड़ा टाइम दिया जाता है। फिर जब कम्युनिकेशन होती है, थोड़ा टाइम साथ गुजारते हैं, तो वो थोड़े प्रॉब्लम्स जो है ना, लगता है कि आप सॉल्व की तरफ जा रहे हैं। जबरदस्त। ये सही स्ट्रेटजी है कि आप जो है वो, लेकिन मैं अपना जो लोगों से जो मुलाकात रहती है या जो इर्द गिर्द हमारे घराने हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ना इस प्रॉब्लम को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, बता ही नहीं पाते। यानी जो हस्बैंड होते हैं वो बीवी को बता ही नहीं पाता कि मुझे ना ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मुझे आपका टाइम चाहिए, आपसे मैंने गुफ्तगू करनी है जैसे मैं पहले करता था। जाहिर है कि इंसान जब काम करके जैसे जैसे बाहर से आता है तो उसकी 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो रिलीज होती हैं अपनी वाइफ के साथ बैठने से, बातचीत करने से, गुफ्तगू करने से। उसकी बहुत सारी जो दीगर इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी रिजॉल्व होती हैं वैसे। तो मैंने पहला तो ये देखा कि मैंने ये हम बयान ही नहीं कर पा रहे होते, और स्पेशली जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं जहाँ पे इसका मौका वैसे ही कम होता है, तो वहाँ और ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
हम बता ही नहीं पा रहे। तो मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में भी ये देखा है कि मैंने हिम्मत करके बता देता हूँ कि देखें, इसको सलाह दें, हम बातचीत करना चाह रहे हैं, या अच्छा ये कब इसके इसके सोने के टाइम के साथ चलें, हम थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। तो मैंने देखा है कि होता यह है कि जब हम एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि ये हमारी जरूरत है आपस में बातचीत करना, क्लियरली बताते हैं, बैठना जरूरत है, जिससे हम पहले बैठते थे, तो मैंने देखा है कि भाई टाइम ना निकल आता है, और या जो है मसाइल हल हो जाते हैं। मेरे घर में अभी भी एक बेटी जो है इस वक्त, बेबी जो है वो 4 माह का है सिर्फ, और 3 उससे बड़े भी हैं। ये सारी मसरूफियत होती है, लेकिन मैंने उस हिसाब से फिर डिस्कस करता रहता हूँ कि अच्छा देखें ये जो है वो अब तो बहुत सारे मामलात में देखा, जब हम एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि हमारा बैठना और हमारा बातचीत करना जरूरी है, तो ये यानी की है, यानी इसको आप की समझें। बाकी स्ट्रैटेजी तो बात की बात है ना, कि कन्फ्लिक्ट हो जाए तो आपने हैंडल कैसे करना है, या उसको आप किस तरह जो है वो चीज़ों को जो है वो कूल डाउन कैसे करेंगे, ये तो टेक्निक्स है ना। लेकिन बुनियादी बात जो की है इसमें वो ये है कि आया क्या हम एक दूसरे को बता पाते हैं कि ये हमें बैठना भी चाहिए। तो मैंने देखा कि 90% से इर्द गिर्द मैंने बहुत कम देखा है कि लोग इसको केयर करते हो, और अंदर ही अंदर जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो एक गुस्सा, एक इमोशन जो है एंगर के, वो गुस्से के भरे रहते हैं और पकते रहते हैं, और वो फिर किसी मौके पे बगैर किसी रीजन की फाइट पड़ते हैं बस का। तो पहली जो मैं बात असल में करना चाह रहा था कि बताना, एक्सप्रेस करना जरूरी है कि जो है ना वो, जिस तरह हमारा पहले एक ताल्लुक था बच्चों के आने से, बात भी चले उतनी यानी तन्हाई तो नहीं मिल सकती, लेकिन ज़ाहिर है कि बातचीत करने का मौका अगर हम इंटेंशनली दोनों फ्री कैन करें तो ये मुमकिन होता है। ये ये एक बात होगी। अच्छा, अब मैं आता हूँ जो है वो दूसरी पहलू की तरफ, कि बच्चों के साथ जो हमारा रिलेशन डेवलप होता है, जाहिर है कि उस दिन वो तो उस दिन से स्टार्ट हो जाता है फिजिकली, जब बच्चा इस दुनिया में आता है। तो लेकिन थोड़ा सा आपको अगर कुछ चीज़ें शेयर करूँ आपसे, कि ये जो वक्त होता है डे 1 से लेकर 6 माह 1 साल का, कितना अहम होता है, और ये कितना हम इसको नजरअंदाज करते हैं। अमूमन हम ये समझते हैं कि बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो वो कम्पिटेंट नहीं होते, वो कुछ समझते नहीं है। लेकिन जो इस पर रिसर्चेज हुई है ना, जो साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, तो बड़े हैरानकुन उसके नतीजे होते हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ 40 से 42 मिनट जब बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, तो 40 से 42 मिनट में वो ये बात सीख जाता है कि जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं, फादर मदर, तो उनके जो मेहनत कर सकता है फेशियल एक्सप्रेशन को, जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि फेशियल एक्सप्रेशन को, बल्कि अंदरूनी जो कैफियत होती है उसको भी वो एक्सप्रेस कर सकता है। अच्छा, आगे जो है वो बर्थ के पहले मिनट इस पे मुख्तलिफ जो लेबॉर्ट्रीज हैं जो बच्चों के बिहेवियर पे बर्थ जब होती है तो रिसर्च करती हैं। तो जो बर्थ का पहला मिनट होता है, पहला मिनट, लेकिन बच्चा इस दुनिया में आता है, तो उस वक्त भी अगर बच्चे के सर को कोई सहारा दिया जाए, तो बच्चा जो है, डॉक्टर की जो आवाज होती है उसकी आवाज की बनिस्बत जो माँ की आवाज होती है उससे 100% ज्यादा जो है वो उसकी तरफ टिल्ट होता है, यानी उसकी तरफ जो है वो मूव करता है। और फादर की जो आवाज है 80% उसकी तरफ जाओ टिल्ट करता है। इसी तरह जो बेबीज होते हैं, 1 माह के, 2 माह के, 3 माह के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर न्यूरल जो उनकी जो चीजें होती हैं वो असली इतनी डेवलप हो चुकी होती हैं कि अगर आप एक रेड बॉल जो है वो उनके सामने लेके मूव करें तो उनकी आंखें उसके पीछे मूव होती हैं। लेकिन आप उस रेड बॉल की जगह माँ या फादर का चेहरा लगा दें, तस्वीर लगा दें, तो
आंखें फिर भी मूव करेंगे, लेकिन उसमें एक्साइटमेंट भी आपको बच्चे की आंखों में नजर आती है। और इसी तरह एक बच्चा जो दूध पी रहा होता है, तो उसको एक तस्वीर दिखाई जाए तो थोड़ी देर बाद वो तस्वीर उसका आदी हो जाता है और उसको छोड़ के दूध पीना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी जो है आपको नई तस्वीर रखी जाए तो उस पर साइंटिस्ट ने देखा कि ना सिर्फ वो ये है कि दूध पीना बंद करता है एक लम्हे के लिए, उस तस्वीर को भी देखता है, उसके दिल की धड़कन भी कम या ज्यादा होती है, वो हैरान भी होता है। और वो नया जो एक बसरी सांचा है, बसरी एक जो स्केच है, वो अपने जहन के अंदर बनाता है। तो यानी ये जो बच्चा है 5 6 6 माह का जो बच्चा होता है, ये उसकी उस वो इस हद तक हमारे तल्लुक को समझ रहा होता है कि उस वक्त की बात है जब हम ये समझ रहे होते हैं कि उसे कुछ पता नहीं है, वो उसको बिल्कुल उसका कोई असबी निज़ाम नहीं है। तो इसके बावजूद जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, काइंडली श्याम साहब अपना करें, अपना माइक ऑफ करें। श्याम साहब अपना माइक ऑफ करें। जी जज़ाकल्लाह। मैं इस पे बात कर रहा था, ये जो बच्चे होते हैं इतने छोटे, ये भी इतने ज्यादा जो है वो सीख रहे होते हैं या इतने सीखे हुए आते हैं इस दुनिया के अंदर। और अगर कभी आप गौर करें, अगर आपके पास ये जैसे 1.5 साल का बच्चा तो बहुत बड़ा है, अगर किसी के पास 6 7 माह का बच्चा हो, और ये तजुर्बा मैं अपने घर में अपनी बेटी पे भी कर रहा हूँ आजकल, जो 4 माह की है, 4.5 माह की है, तो मैंने देखा है कि जब हम उसके साथ फेस टू फेस प्ले करते हैं, खेलते हैं उसके साथ फेस टू फेस, तो वो क्या कर रही होती है कि फेस टू फेस जो प्ले है, तो वो उसको यानी अगर मैं यानी फर्ज कर इसकी मदर उसके साथ है, प्ले कर रही है, और मैं अच्छे मूड में नहीं साथ खड़ा, तो वो मुझे भी मेरी तरफ भी देख के स्माइल कर रही होती है, और वो असल में इन्वॉल्व कर रही होती है ना कि आप भी इस खेल में, इस इंजॉयमेंट में शरीक हो जाएं। और मैंने ये देखा है बाज़ औक़ात कि अगर बच्चे वालिदैन में नाराजगी भी हो, तो ये छोटे छोटे 6 माह के बच्चे जो हैं बड़े अच्छे थेरापिस्ट होते हैं। ये यानी एक यानी मैंने इसको फील भी किया, आप भी कभी देखिएगा कि एक फ्री का मूड खराब हो तो ये बच्चा जो है, ये अपने फेस एक्सप्रेशन से जो है वो बिल्कुल जो है वो क्या करता है कि आपके मूड को सही करता है, इन्वॉल्व कर लेता है। तो इसी तरह ये जो बच्चे होते हैं, ये अगर आप इसको तजुर्बा करना चाहें तो आप बच्चे के सामने बिल्कुल खड़े हो जाए, 5 6 माह के बच्चे के सामने, 4 माह के बच्चे के सामने, स्टिल फेस के साथ, जिसको पत्थर का चेहरा कहते हैं, बिल्कुल स्पॉट। आप देखेंगे कि एज यूजुअल जैसे वो पहले आपको रिस्पॉन्स करता था, पहले वैसे ही करेगा, मुस्कुराएगा भी, स्माइल भी करेगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब वो आपका ये स्टिल फेस देखेगा तो फिर जो है वो मायूस भी हो जाएगा, मुंह भी फेर लेगा, बेजारी भी शो करेगा, बेचैनी भी शो करेगा अपने जिस्म से। तो ये जो है वो यानी सिर्फ इससे ये बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो 6 8 माह का भी बच्चा होता है, ये इम्पैक्ट रखता है। अब मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, ये सबसे सवाल होगा, ये डिस्कशन इसलिए की है एक सवाल करने के लिए सामने। वो सवाल ये है कि वो सवाल ये है सवाल को ध्यान से सुनिएगा। ये पूरी तफसील जो आपको बताई है ना कि बच्चा जो है वो पहले दिन से 6 8 माह में कितना मेच्योर होता है चीजों के हवाले से, तो वो एक सवाल के लिए बताइए। वो सवाल ये है कि आपको पता है कि बच्चे, ज़ाहिर है हम सबको पता है कि अपनी नीड एक्सप्रेस करते हैं, रो के करते हैं, बाज का चीखते चलाते हैं। तो अगर हम अ, बच्चे जब रो कर या किसी भी वजह से अपनी नीड एक्सप्रेस करता है, तो वालदैन मुख्तलिफ तरीके से उस पर रद्द-ए-अमल देते हैं, और उससे हम रिलेशनशिप की बुनियाद क्रिएट होती है। ना सिर्फ रिलेशनशिप की बुनियाद क्रिएट होती है, बल्कि इस बात ये बुनियाद भी बच्चे की बनती है कि बच्चा बाहर की दुनिया से कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे जो है वो रद्द-ए-अमल दिया करेगा, कैसे जो है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। मिसाल के तौर पर 2 तरह के वालिदैन मैंने देखे हैं। एक वो हैं जो बच्चे की आवाज़ पे फ़ौरन आते हैं, रद्द-ए-अमल देते हैं, और एक वो हैं जो बच्चे की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं। कभी किचन में काम हो रहा है, कभी कहीं और काम हो रहा है। तो ये जो दोनों तरह के वालिदैन होते हैं, आप इसको शेयर करेंगे सोच के मिड डिस्कशन के नतीजे में कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है भला बच्चे पे।
जी बताइएगा, सवाल समझ में आ गया? जी, अगर सवाल समझ में आ गया है तो रिस्पॉन्स कीजिए। सर, आ, क्वेश्चन समझ नहीं आया। दोबारा कर देता हूँ। दो बच्चा जब होता है छोटा, 5 माह का, 6 माह का, 2 माह का, एक तो अपनी नीड एक्सप्रेस करता है रो के मुख्तलिफ तरीकों से। तो दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक वो होते हैं जो फौरी आके रद्देमल देते हैं, एक जो है उसको नजरअंदाज करते रहते हैं। कभी फौरी आ जाते हैं, कभी नजरअंदाज करते हैं, अक्सर नजरअंदाज करते हैं। इसका वाला क्या इम्पैक्ट होता है बच्चे? आप क्लियर है? जी अगर क्लियर है तो जवाब देने की कोशिश कीजिए। जी, ये सवाल है कि द चाइल्ड विल लर्न द सेम बिहेवियर, रिस्पॉन्स एंड नेग्लिजेंस, ठीक है, अटेंशन। इसी तरह यह है कि बच्चा भी इग्नोर करना सीखता है और खामोश तबीयत का हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है ना, जो जवाब है, ये जवाब भी सही हो सकते हैं, बल्कि सही है। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि बच्चा भी इसी तरह नजरअंदाज करना सीखता है। लेकिन इसमें बड़ा अहम बात बताऊंगा, बच्चा इसमें जो सबसे अहम बात मेरे ख्याल में, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में सबसे अहम बात ये सीखता है कि उसकी कोई वैल्यू है या नहीं, उसकी कोई सेल्फ वर्थ है या नहीं है। यानी ये सेल्फ वर्थ डेवलप होती है। जैसे बच्चे ने आवाज लगाई, उसकी नीड पूरी हुई, तो वो उसके जहन में ये बात आती है कि उसकी वैल्यू है, उसकी वर्थ है, उसकी कोई कीमत है, यानी जिसको हम कहते हैं सेल्फ वर्थ। तो सबसे जो अहम बात है वो ये है कि बच्चे की सेल्फ वर्थ यहाँ से डेवलप होना शुरू होती है। यहाँ से वो अपने आप को कीमती या गैर कीमती जो है वो समझना शुरू करता है यहाँ से। तो जो है वो यानी यानी ये समझाना चाहते कि कितना ज़रूरी है। और इसी तरह ऐसे बच्चे जो हैं, जब आप स्माइलिंग फेस के साथ बच्चों को उठाते हैं, क्रख्त लहजे में बच्चों को मिलते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में बच्चों को जो है वो उनसे उनको उठाते हैं, तो ये अपना असरात रखते हैं, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन अहम चीज़ जो है, दो बातें इस सवाल के बाद याद रखिएगा। पहली बात ये याद रखिएगा, और ये बड़ी अहम बात है जिससे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, जब बच्चा स्पेशली 2-3 साल का होता है। तो पहली बात ये होती है कि बच्चे जो हैं, एक तो थोड़ा देर से रिस्पॉन्स करते हैं, उनका टाइम रिस्पॉन्स करने का जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। आप इसको ट्राई करना चाहें छोटे बच्चे के साथ तो कर सकते हैं। आप उसे बुलाएंगे, फौरन आपकी तरफ नहीं देखेगा, थोड़ा टाइम लेगा, चंद लम्हे, 10-20-30 सेकंड ज़्यादा लेता है आप बड़े आदमी की बनस्पत। दूसरा जो बात समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चे जो हैं उनकी नेचर ये होती है, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी नेचर ये होती है कि वो एक वक्त में एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं, एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, मेरे घर में मैं एक मिसाल देने लगूं बड़ी प्रैक्टिकल, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरे अपने घर में बड़ी दफा ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मिसाल के तौर पे घर में मेहमान आने हैं, तो वाइफ ने जो है ना वो अच्छी तरह ड्राइंग रूम साफ किया है, सोफे के ऊपर जो है पर्दे शर्दे सेट किए हैं। तो थोड़ी देर बाद बच्चे क्या करते हैं, वहां भी खेलना शुरू कर देते हैं, गंद करना शुरू कर देते हैं, चीजें जो है खेलना शुरू कर देते हैं। तो माँ जो है किचन में खाना पका रही होती है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, माँ क्या करती है, किचन से आवाज लगाती है, बेटा मेहमानों ने आना है, चीजें खराब ना करो, गंद ना डालो, भी मैंने सफाई की है। तो बच्चे जो हैं खामोश हो जाती है मामा बावर्ची खाने में किचन से, थोड़ी देर इंतजार करती हैं, फिर देखती हैं कि बच्चे तो वैसे ही लगे हुए हैं। फिर आवाज आती है, मैंने कहा नहीं है कि आप उठ जाओ और जो है वो गंद ना करो, यहाँ पे अभी मैंने सफाई की है, मेहमानों ने आना है। बच्चे फिर भी जो है वो टस से मस नहीं होते, वहीं खेल रहे होते हैं। ऐसे में किचन में मामा का पारा हाई होता है। तीसरी दफा फिर वो कहती है, चौथी दफा वो आती हैं और शोर करती हैं आकर ड्राइंग रूम के अंदर कि मैंने तुम्हें 4 दफा कहा, तुम्हें को आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। और बच्चे जब वो शोर कर रही होती हैं और बात का थप्पड़ भी लगाती हैं, तो बच्चे हैरत से देख रहे होते हैं कि मामा को क्या हो गया अचानक, हम तो खेल रहे थे यहाँ बड़े मजे के साथ, अब अचानक मामा को क्या हुआ है। तो बच्चे क्योंकि बच्चे जब कोई काम कर रहे होते हैं तो वो 100% उस सरगर्मी के अंदर जो है वो क्या होते हैं, इंडल्ज होते हैं 100%। हमारी तरह नहीं होते, बड़ों की तरह नहीं होते कि किचन में खाना पका रहे हैं और ध्यान में सायों की बातों के ऊपर भी है।
किचन में खाना पका रहे हैं और ध्यान जो है वो जो है बाहर भी लगे हुए हैं, दूसरे कमरे में भी लगे हुए हैं, या बेडरूम में बैठे हुए हैं तो दूसरे कमरे में भी कान लगे हुए हैं। तो बच्चे क्या होते हैं कि ये इन छोटे बच्चों की नेचर होती है, ये सारे छोटे बच्चों की नेचर होती है। तो और ये नेचर बड़ा होने तक, टीनेजर तक बरकरार रहती है। ये बिल्कुल जो है वो इंडल्ज होते हैं एक्टिविटी के अंदर, और एक एक्टिविटी जब ये कर रहे होते हैं तो यूं महसूस होता है कि ये पैदा ही इस काम के लिए हुए हैं और इनको दुनिया की किसी और चीज की होश नहीं है। और हम जो है वो समझ रहे होते हैं कि जैसे हम मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर देख रहे होते हैं, कान उधर भी लगा रहे होते हैं। तो यानी एक जो तल्लुकात होते हैं इसमें जो है वो एक यहाँ से गैप क्रिएट होता है बच्चों के साथ तल्लुकात के अंदर। तो ये दूसरी एक अहम बात जो है छोटे बच्चों के हवाले से, ये भी समझ लीजिए। और एक बड़ी अहम बात, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं उनसे रिलेशनशिप के हवाले से, आपने कभी गौर किया होगा कि बच्चे को जब हम खिलाते हैं 5-6 माह के बच्चे को, 7 माह के बच्चे को, तो थोड़ी देर बाद खेलता खेलता रोना शुरू कर देता है, बेजारी का इज़हार शुरू कर देता है। तो तो हम जवाब में क्या कर रहे होते हैं कि उसको मजीद ऊंची आवाज में उसको खिलाते हैं। लेकिन सच्चाई ये बताती है कि ये जो बच्चे होते हैं ये जल्दी ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो जब आप बच्चे को खिलाते हुए बच्चे के फेस पे इस तरह के एक्सप्रेशन देखें तो उसको रिलैक्स होने दिया करें। ये जो है ज्यादा जो है वो मुनासिब होता है बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए भी। तो ये मैंने ये समझाना ही चाह रहा था कि ये जो बच्चे हैं छोटे, जिनको हम बहुत छोटा समझते हैं और ये समझ लेते हैं कि इनको कुछ समझ नहीं है, याद रखिए ये बिल्कुल समझ रहे होते हैं, रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ डेवलप कर रहे होते हैं, और ये उस दिन से कर रहे होते हैं जिस दिन ये पैदा होते हैं, और बड़े ही कॉम्पिटेंट होते हैं ये बच्चे, बिल्कुल बहुत सारी महारतों, बहुत सारी जो इनका एक असबी निज़ाम होता है, बहुत सारा वो डेवलप होता है, फितरी तौर पर डेवलप होता है। और यहाँ तक कोई बात अगर आप पूछना चाहें डिस्कशन से तो पूछिए। अब मैं इसके बाद अपनी वर्कशॉप को, डिस्कशन को, इसका रुख अगली तरफ मोड़ूंगा कि आप अच्छे रिलेशन बच्चों के साथ कैसे डेवलप कर सकते हैं। कोई बात अगर वाज़ेह ना हुई हो तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल ये आया है कि जी सर जी, जब हम बहुत ज्यादा लाड करते हैं तो उस पे उसे पता चलता है कि हमारी भी वैल्यू है। सो सम टाइम बच्चे अपनी बात मनवा के ही रहते हैं, जैसे कुछ मांग रहे हो तो ना दें। अच्छा, ये बात ठीक है, इसको मुझे याद करवाइएगा, इसको मैं थोड़ा आगे जाके इस सवाल को एड्रेस करूंगा। सर टीनेजर के बारे में भी कुछ बताएं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कुछ बताएं, तो मैंने कुछ भी नहीं बताना आपको, यानी जनरल बातें आप पूछेंगे तो आप स्पेसिफिक बात पूछें। आपके पास टीनेजर हैं तो आप पूछें कि जो है वो जो है ये प्रॉब्लम है टीनेजर का, फिर मैं आपको उससे जरूर बता दूंगा। लेकिन अ, अ, थोड़ा सा अ, आगे चलेंगे, लेकिन यहाँ तक कोई सवाल आप कीजिए, कोई चैलेंजिंग सवाल कीजिए जिसका जवाब मुझे देख के बताना पड़े। कोई ऐसा सवाल करें जो मैं मादद करूँ या मुझे नहीं आता। जी, पेरेंट्स रिलेशनशिप एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, तो कोई बहुत मुश्किल से सवाल कीजिए। इसके अंदर जी एक सवाल ये आया है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो तो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए निकल जाते हैं और मुझे घर के ऊपर या हमें घर पे छोड़ जाते हैं। वालदा होती हैं उनको मैनेज करने के लिए या इस तरह से करने, तो वो टाइम नहीं देते, ये अपने भांजे भांजियों के साथ मसरूफ। हाँ, ये तो असल में इसका जवाब देने के लिए थोड़ा मुझे स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि वो जाहिर है कि घर से बाहर क्यों ज्यादा लुत्फ महसूस करते हैं, दोस्तों के साथ ही, दीगर लोगों के साथ ही। थोड़ा स्पेसिफिक पूछना पड़ेगा मुझे, भर लिए एड्रेस करता हूँ मैं इसको भी इंशाल्लाह दरम्यान में आ जाए इंशाल्लाह इसका जवाब। तो कोई और सवाल, बड़ा चैलेंजिंग सवाल हो।
ये सवाल मैंने पढ़ा था ऊपर वैसे, सवाल क्योंकि मैंने पढ़ा था ये सवाल। चले ठीक, आइए। बहुत क्रिटिकल। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि वर्कशॉप में थोड़ी गर्मी पैदा हो आपके सवाल से। अभी तक जो है ना, थोड़ा ठंडे ठंडे आपकी बातें सुन रहे हैं, तो इतनी बातें तो बड़े लोग गर्म हो जाते हैं वर्कशॉप में, कहते हैं "अच्छा, ये भी बताएं, ये भी बताएं", तो आप बता ही नहीं रहे। तो आप कम पूछते हैं तो फिर बहुत सी चीजें ट्रेनर क्या करता है कि वो समेट देता है, कहता है चलिए कोई बात नहीं है, इन्होंने कौन सा कुछ ज्यादा पूछना है, तो लगे रहते हैं। जी ये पूछ रहे हैं कि मल्टीपल यंग किड्स को मैनेज करने के बारे में कुछ बताएं प्लीज। ये कुछ क्या है, कुछ क्या पूछना चाह रहे हैं? ये असल में मैं यही तो अर्ज कर रहा था कि मैं पहले सवाल भी इसलिए किया कि आप मुझे जनरल बात पूछेंगे तो जनरल फार्मूला आप ना गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो असल में ट्रेनर बुलाए जाते हैं ना, जैसे आपने मुझे इनवाइट किया या किसी और, जैसे मैं देख रहा था मुख्तलिफ लोगों को, तो इनसे आप बहुत प्रैक्टिकल सवाल किया करें स्पेसिफिक, आपको भी। ये एक सवाल आया है, सूद साहब की सवाल आया है कि आई हैव 3 किड्स अंडर 7 इयर्स। ठीक हो 7 गया, साल से 3 छोटे बच्चे हैं, वो बात नहीं सुनते, उनका ठीक है, बिहेवियर मैनेज करना है कैसे? चले ठीक हो गया। एक सवाल ही आया है कि बच्चे हमारे बात नहीं सुनते, तो मल्टीपल किड्स हैं, बात नहीं सुनते, उनका बिहेवियर मैनेज करना है, जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। और 7 साल से छोटे हैं तीनों बच्चे। अजी मैंने पढ़ लिया, मैंने नोट भी कर रहा हूँ इस सवाल को, देखिए। चले चलिए देखे ना, ये सवाल आया ना तो मुझे फायदा हुआ कि ये प्रैक्टिकल बात आपने पूछी है। अच्छा चले मैं इसका जवाब भी देता हूँ। एक और सवाल भी आया है कि लाइक एल्डर वन की नीड्स, हाँ वो कह रहे हैं कि जो बड़ा है उसकी नीड्स डिफरेंट हैं, स्टिल द यंग वन आल्सो वांट द सेम। जबकि ये क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ सवाल के, जबकि जो छोटा बच्चा है वो भी सेम चाह रहा होता है वो डबल चाह रहा होता है, लाइक सेम ही चाह रहा होता जी जी, आप ये सही समझ रहे हैं। लाइक छोटे बच्चे की नीड्स डिफरेंट है, जो मुझे समझ में आ रहा होता है, लेकिन उनका झगड़ा ही इस बात से था, उसको ये क्यों मिला और मुझे ये क्यों मिला। मेरे बैकग्राउंड में भी आपको आवाज आ रही होगी। है। अच्छा ठीक हो गया। असल में छोटा बच्चा ये नहीं कहता मुझे बराबर मिले, वो कहता मुझे डबल मिले, उसकी ये ख्वाहिश होती है डबल लेने की। ये तो आप बच्चे बहुत अच्छे हैं जो उतना ही डिमांड करता है, छोटा बड़े जितना डिमांड कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि छोटे वाला ज्यादा डिमांड कर रहा है। तो जरूर इसको मैं इंशाल्लाह इस सवाल को भी पाऊंगा जरूर। जज़ाकल्लाह। चले मुझे हौसला होता है जब आप बात करते हैं, कोई सवाल छोड़ते हैं चैट बॉक्स में, तो चले आइए अब। मेरे 3 बच्चे हैं, 7 9 ईयर ओल्ड, 19-year-old, he is always right and want us to do what he says, and 9-year-old try to follow, and 9-year-old, ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि जनाब जो है वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। चलिए आइए, माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा आपने सवाल किए हैं और बहुत अच्छा लगा आपके सवालों से। आई एम वेरी हैप्पी, आपको मेरा फेस नजर आ रहा होगा, इस सवालों से मुझे ज्यादा हैप्पी हूँ मैं। चलिए आइए आते हैं वर्कशॉप के अगले पॉइंट तक चलते हैं। ये एक कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम होता है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते या नहीं मानते। ये एक कॉमन इशू है इस वक्त सोसाइटी के अंदर। तो मेरी बेटी मेरी अच्छा चलो मैं इसका अब सवाल को भी पढ़ूंगा। तो ये कॉमन सवाल है, याद रखिएगा। तो अब जाहिर है कि ये बड़े पैमाने पर इस वक्त के बच्चे हमारी बात नहीं मानते, नहीं सुनते, तो इस मसले का क्या हल हो सकता है? अब याद रखिए, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, तो उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि हम बच्चों को अपनी बात जो है वो सुनाते ही नहीं, या हमें बच्चों को अपनी बात सुनाने का या मनवाने का तरीका ही नहीं आता। जैसे अभी ये एक सवाल अभी आया ना यहाँ पे कि बच्चा तो अपनी ही बात मनवा के रहता है, यानी जो उसकी डिमांड होती है पूरी करवा लेता है, फिर तो हमारी तो नहीं मानता, ना ही हमारी सुनता है। तो होता ये है। अब 2-3 बड़ी अहम
टेक्निक है, और इसमें से एक टेक्निक जो है मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये $1 मिलियन की है, आपसे लूंगा तो नहीं, लेकिन ये फिर तवज्जो से बात सुनिएगा। पहला जो प्रॉब्लम है ना, उसको समझे जरा। वो ये है कि सारा दिन बच्चे हमारी कभी हमारी बात सुनते हैं, कभी हमारी बात नहीं सुनते, कभी हमारी बात मानते हैं, कभी नहीं मानते। मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चे सुबह से लेकर शाम तक कभी हमारी बात सुनते हैं, कभी हमारी बात नहीं सुनते, कभी हमारी बात मानते हैं, कभी हमारी बात नहीं मानते हैं। ऐसे ही होता है ना? अच्छा, अब जब बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं जब, तो हम क्या करते हैं उस वक्त? बच्चों को डांटते हैं, बास का पनिश भी कर देते हैं, ऐसा ही है ना? लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब बच्चे हमारी बात मानते हैं, उस वक्त भला हम क्या करते हैं? जब बच्चे हमारी बात सुनते हैं, मसलन आपने आवाज दी, बेटा ये गिलास मुझे पकड़ा दो, तो दिन में 4 दफा आपने फर्ज करें कोई चीज मांगी बच्चे से, 1 दफा गिलास मांगा, 1 दफा आपने कोई और चीज मांगी, तो फर्ज करें 3 दफा बच्चे ने आपको नहीं दी और 1 दफा दी है, उस वक्त क्या करते हैं आप बता? उस वक्त आप क्या कहते हैं बच्चे? वो कह रहे हैं जी, एक कह रहे ईमानदारी हैं से कि बताएं, उस वक्त हम क्या कहते हैं बता? एक कह रहे हैं कि पहले मेरी बात मानो फिर मैं आपकी सुनूंगी, दूसरी कह रही हैं या अप्रिशिएट करते हैं बहुत अच्छा, ज्यादा। क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं तो उसको क्या करते हैं? तो वो कितनी दफा करते हैं दिन में? अगर फर्स्ट में बच्चे ने आपकी बात सुनी, मतलब बच्चे ने आपने बच्चे से कहा कि गिलास मुझे पकड़ाओ, उसने पकड़ा दिया, या बच्चे ने आपकी बात सुनी, आपने कहा बात सुनो, वो आपके पास आया बात सुनने के लिए, तो आप उसको क्या कहते हैं? जुमला क्या कहते हैं बच्चे को? अप्रिशिएट करते हैं सर मैं अगर अपना बताऊं, मैं तो बच्चों से बहुत ज्यादा लाड करती हूँ और बहुत ज्यादा मतलब मेरा प्यारा, मेरा शहजादा और मम्मा की मेरा आंखों का शहजादा तार और प्यारा, पता नहीं क्या ठीक क्या है, और गले लगाती हूँ। ठीक मतलब है। मैं इस तरीके की, मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हूँ ना, तो मतलब मैंने तो इसी तरह करना होता है इसका। अच्छा, अब अच्छा, ये जो हम कहते हैं बड़ा प्यारा, बड़ा लाडला चांद, ये बच्चे को और खराब कर देता है टेक्निकली। मैं अपनी बात की वजाहत करता हूँ, लेकिन पहले जरा सुनिए ध्यान से। ये जरा माइक बंद कीजिएगा जिनका ऑन है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। हम अमूमन 90% पेरेंट्स ऐसे मौके पे कुछ भी नहीं कहते। मसलन बच्चा भागता हुआ आया, उसने बात सुन ली, हम उस मौके पे कुछ भी नहीं कहते। कुछ जो 10% पेरेंट्स हैं उससे भी कम, वो आपकी तरह करते हैं, लाडला, बहुत मेरा प्यारा बच्चा, ये वो करते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, इसको यहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है, इस बात से। मैं वालिदैन को कहता होता हूँ कि जब आप बच्चे को बुलाते हैं, तो आप बच्चा आपके पास भागता हुआ आता है, उस वक्त उसको आपने ये नहीं कहना या खामोश नहीं रहना। 90% वाले वालिदैन भी नहीं बनना और 10% वाले भी नहीं बनना कि मेरा चांद ये वो। उस वक्त आपने बच्चे को ये जुमला कहना है, ये जुमला कहना है कि बेटा मुझे बड़ा अच्छा लगा है जिस तरह आप भागते हुए आपने आके मेरी बात फौरन सुनी है। बच्चे ने आपसे एहतराम से बात की है, ज़ाहिर दिन में किसी ना किसी वक्त तो करता होगा। उस वक्त आपने ये जुमला कहना है कि बेटा मुझे बड़ा अच्छा लगा है जिस तरह एहतराम के साथ आपने मेरी बात मुझे बुलाया है, या जिस तरह तवज्जो से आपने मेरी बात सुनी है, बेटा मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मेरी बात समझ रहे हैं? जुमले मैंने क्या कहे हैं भले? मैंने ये नहीं कहा कि आपने चांद कहना है, शाबाश कहना है। मैंने क्या कहा है कि आपने जब बच्चा जो है सही काम कर रहा हो, आपका एक सही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा हो, सही काम करता नजर भी आ रहा हो, उस वक्त आपने उस काम के मतलब कहना है और अपनी एक्सप्रेशन जो है अपने एक्सप्रेशन जो है वो बयान करने हैं। मैं जुमला दोबारा बोलने लगा हूँ। बच्चों को बात सुनाने का तरीका बता रहा हूँ, और सादा सा तरीका समझ लीजिए कि जब भी बच्चे आपकी बात सुने, याद रखिएगा, तो आपने ये जरूर कहना है मुझे बड़ा अच्छा लगा है आप बड़ी तवज्जो से बात सुनती हो, या आप बड़ी तवज्जो से बात सुन रहे हो, या आप दौड़ के आए हो, या आप इस वक्त मिल के दोनों बहन भाई ना अमन से खेल रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं इससे भी आगे आपसे ये कहूंगा कि आप ये ना कहा करो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप ये कहा करो, मसलन आपके बेटे का नाम अब्दुल्ला है, तो आप कहा करो कि अब्दुल्ला की मामा को बड़ा अच्छा लगा है, आपने जो है ना वो ऐसा किया है।
तो यानी अपनी खुशी को भी उसके साथ जो रिलेट कर दें। पहली तो ये बात समझे, और जब बच्चा नहीं आ रहा होता, आपकी बात नहीं सुन रहा होता, तो आप उसको नजरअंदाज किया करिए। ये पहली बात समझेगा। दूसरी बात ध्यान से समझेगा, वो थोड़ी इससे ज्यादा अहम है। बच्चों को जब भी आपने कोई बात कहनी है, बच्चों को जब भी आपने कोई बात कहनी है, तो उस वक्त तक बच्चों को कोई हुक्म भी नहीं देना, बच्चों को कोई ऑर्डर भी नहीं देना, जब तक कि आप का बच्चा आपकी तरफ मुतवज्जे ना हो जाए। आपकी तरफ मुतवज्जा होना का मतलब क्या है भला, कि आप उसे कहती हैं अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला सारे काम छोड़ के, वो फर्ज करें अब्दुल्ला खेल रहा है, कोई काम कर रहा है, तो अब्दुल्ला जब तक वो काम छोड़ के आपकी तरफ देखना शुरू नहीं करता, जी मामा, उस वक्त तक आपने उसको कोई काम नहीं कहना। ये याद रखिएगा, ये बड़ी बरीक बात है। और होता यह है कि हम जैसे बड़े होते हैं ना, हम वैसे ही हम बच्चों को भी चलते चलते कह रहे होते हैं, बेटा ये काम कर दो, वो कर दो, फलां कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो। तो ये हम चलते चलते फिरते कह रहे होते हैं, अब बच्चे ये बात नहीं सुन रहे होते हैं। तो बच्चों को बात सुनाना, बच्चे आपको हुक्म माने, तो उसका प्रैक्टिकल तरीका यह है कि उस वक्त तक आपने बच्चे को आर्डर नहीं देना जब तक कि बच्चे के कान भी आपकी तरफ ना हो और आंखें भी आपकी तरफ ना हो, वो आपकी तरफ देखना रहा हो, याद रखिएगा। ये दूसरी टेक्निक है, बड़ी सादा सी। यानी ये दो टेक्निक्स हैं, इसको सिर्फ आप चंद दिन इस्तेमाल करें तो आपको समझ आ जाएगी। उस वक्त तक पहली टेक्निक समझ में आ गई, दूसरी टेक्निक को फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि वो ये है कि आपने बच्चे को उस वक्त तक कोई बात ऑर्डर नहीं करनी, कोई हुक्म नहीं देना, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, जब तक कि बच्चे के कान भी आपकी तरफ ना हो, आंखें भी आपकी तरफ ना हो। ठीक है, बात क्लियर होगी, दोनों बातें क्लियर हो गई हैं? तो जिसको क्लियर हो गया वो ओके लिख दे, ताकि मुझे समझ आ जाए कि जी ठीक, दोनों बातें क्लियर होंगी। अब आए तीसरी बात की तरफ, जो भी आपने एक सवाल यहाँ एक और भी मौजूद था, तो बच्चे अपनी बात मनवा लेते हैं। जी, जज़ाकल्लाह, ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई। अच्छा, इसको लिख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बड़े सादा से फार्मूले हैं। तो मैं कहता होता हूँ कि दिन में 2-4 दफा बच्चों को ये जरूर कहा करें कि आपने बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनी है, आपने मेरी बात मानी है, मुझे अच्छा लगा। ये जुमले 3-4-5 दफा बच्चे के कान में पड़ने चाहिए दिन के अंदर। तो आप देखिएगा कि बच्चा कैसे आपकी बात टेंशन लेके और सुनता है। और दूसरी फार्मूला भी आपने इस्तेमाल किया। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ, याद रखिएगा। बच्चे क्यों अपनी बात मनवा लेते हैं? इसलिए मनवा लेते हैं कि जरा हम मान जाते हैं, सादा सी बात है। मान कैसे जाते हैं, मैं एक प्रैक्टिकल मिसाल से आपको समझाता हूँ, तो आपको समझ आएगी कि हम कहाँ पे गलती करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मामा जो है, वो बाजार में जा रही है और सर्दियों के दिन है, तो बच्चा कहता है कि मामा मैंने आइसक्रीम लेनी है। तो वालदा कहती है कि बेटा सर्दियां हैं, पहले ही तुम्हारा ना गला थोड़ा सा खराब है, तो आइसक्रीम अभी नहीं खाएंगे, जब गर्मियां आएंगी ना फिर खाएंगे, या बाद में खा लेंगे। तो बच्चा थोड़ी देर खामोश हो जाता है। तो थोड़ा आगे चलते हैं 2-4 कदम, तो बच्चा फिर जो है वो डिमांड करता है कि मामा आइसक्रीम। तो आप फिर कहते हैं, कहा नहीं मैंने एक दफा, चुप कर, जो आइसक्रीम नहीं लेनी है, मौसम नहीं है अभी आइसक्रीम। तो थोड़ा और टाइम गुजरता है, तो क्या होता है कि बच्चा जो है वो क्या करता है कि उसको आइसक्रीम की शॉप नजर आ जाती है। तो वो क्या करता है, जोर से चीखता है, मामा आइसक्रीम आइसक्रीम, और साथ ही जो है ना वो हाथ को मारना शुरू कर देता है कि माँ कैसी मामा है, आप मुझे आइसक्रीम नहीं लेके दे रही, आप कैसी मामा है, आपको पता ही नहीं है, आप अच्छी मामा नहीं है। तो जब बच्चा ये कर रहा होता है, तो उस वक्त भला हम क्या करते हैं, क्या करते हैं भला? यही करते हैं ना कि बच्चे को आइसक्रीम दे देते हैं, साथ ये भी कहते हैं कि अच्छा, अब एक तुम्हारी इंसल्ट हो रही होती है, तो एक हमारी इंसल्ट हो रही होती है, दूसरा ज़ाहिर है कि हमें फील होता है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि अच्छा मैंने आइसक्रीम लेके दे रही हूँ, अगर बीमार हो गई ना, तो फिर जो है ना, अगर बीमार हो गया तो मैं तो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा, ये जाऊंगी, तो हम क्या करते हैं, आइसक्रीम लेकर दे देते हैं। आप ये ड्रामा जो है इस बाजार में नहीं होता, घर में भी होता है रोज। बच्चा चिप्स मांगता है, बच्चा कोई चीज मांगता है, हम ना करते हैं, फिर ना करते हैं, फिर ना करते हैं, फिर ना करते हैं, और जब बच्चा बहुत ज्यादा शऊर करता है तो फिर हम क्या करते हैं, यस कर देते हैं। तो यानी हमारा जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो क्या होता है भला, वो क्या होता है,
यस, सॉरी नो 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 और यस, ऐसे ही होता है ना। हम 4 दफा नो करते हैं और यस करते हैं। अच्छा, बच्चा इससे भला क्या सीखता है? थिंक करें, बच्चे ने क्या सीखा भला? बच्चे बहुत क्लेवर है, बच्चे ने क्या सीखा भला? बच्चे ने क्या सीखा इससे? मैं पीछे पड़ा रहूंगा तो ये कर ही देंगे तंग आके। बच्चे ने ये सीखा कि मामा की पापा की जो नो है उसका मतलब नो नहीं है, उसका मतलब है नो 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 और यस। यानी पहली दफा आराम से मांगो, दूसरी दफा थोड़ा और बुलंद आवाज से मांगो, तीसरी दफा थोड़ा और बुलंद आवाज से मांगो, और चौथी दफा जोर से मांगो तो मामा क्या करती हैं? दे देती हैं। क्योंकि बच्चे ने ये सीखा, और बच्चे ने ज्यादा गलत बात सीखी, ऐसी बात है ना, बच्चे ने गलत चीज सीख ली, और मामा पापा ने भी ये गलत बात सीखी। ये जो भी सवाल में भी आ रही है कि बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं, तो मामा ने भी सोचा कि ये बच्चा जो है ये ब्लैकमेल करता है। इन दोनों ने गलत बात सीख ली कि ये जो है ये मानता ही नहीं है, इसको देना ही पड़ता है, ये ब्लैकमेल करता है। यानी आप देखें कि इस पूरे सिनेरियो में ये सेम सिनेरियो घर में भी हो रहा होता है, बाहर भी हो रहा होता है। इससे बच्चे ने क्या सीखा कि मामा की नो का मतलब नो नहीं है, मामा की नो का मतलब क्या है? नो 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 और यस। और जो है माँ ने क्या सीखा कि ये जो है ना बड़ा जिद्दी है, ये अपनी बात मनवाने का। दोनों ने गलत रॉन्ग बात सीखी। अब इसका हल क्या है भला? इसका हल करते हैं, जब आप यस या नो करते हैं तो यस या नो करने से पहले सोच लिया करें ही रहनी चाहिए, मेरी नो नो ही रहनी चाहिए, फिर यस में नहीं बदलनी चाहिए, याद रखिएगा। तो जब आपने कहा ना आइसक्रीम नहीं लेके देनी, तो फिर आपने अपनी नो को नो ही रहने देना, फिर उसको यस नहीं बनाना, याद रखिएगा। तो नो करने से पहले सोच लें कि इस पे नो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप एक दफा नो करें तो फिर आप कोशिश करें कि आपकी नो हमेशा नो ही रहे, नंबर 1, ये बात समझा। अच्छा, जब आप इस फार्मूले पे अमल करेंगे ना आज के बाद, कि सर रसूल ने बताया था कि नो 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 यस नहीं करना, नो और यस करना, तो क्या होगा कि बच्चे 5-6 दिन जो है वो ज्यादा तंग करेंगे आपको, ज्यादा फटेंगे दूसरे लफ्जों में। यानी वो सोचेंगे कि पहले तो मामा की नो यस हो जाती है 5वीं दफा, तो आज नो यस ही नहीं हो रही। अब बच्चों को तो नहीं पता कि मामा ने अब सीख ली है, वर्कशॉप में ये बात सीख ली है, ट्रेनिंग में, कि नो करनी है यस करनी है। तो 5-6 दिन बच्चे ज्यादा फटेंगे, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन 5-6 दिन बाद बच्चों को पता चल जाएगा कि मामा की यस यस होती है और नो नो होती है। ये पॉइंट है इसमें, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें एक और नुक्ता बताऊंगा, वो बड़ा अहम है, याद रखिएगा। वो क्या है भला? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? क्या नहीं करना भला? जरा लिखिएगा, क्या नहीं करना, सारे बैट्समैन लिख दें, क्या नहीं करना? नो 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 यस नहीं करना। लिखिए जरा, नो 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 यस नहीं करना। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब यह एक नुक्ता अच्छी तरह समझिएगा, छोटा सा, कि जाहिर है कि बाज़ औक़ात जब हम अभी लिखा नहीं किसी ने, नो 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 यस नहीं लिखा, हाँ, नो 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 यस नहीं करना, हाँ, ये नो करना यस। अच्छा, यह एक नुक्ता बड़े गौर से ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कि आपने हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो करना है जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन बस का ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने नो करके ज्यादती की है, सही नहीं। तो लेकिन अगर बच्चा अच्छे तरीके से दलील के साथ, सुकून के साथ आपको दलील से बात कहे, तो आप अपनी दलील अपना जवाब बदल सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा जो है वो चीख चला के कहे, ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो आपने ऐसा नहीं करना। लेकिन अगर वो पोलाइट वे में कहता है और आप इसकी हौसला अफजाई करें, जब वो पोलाइट वे में आपसे दलील गुफ्तगू करेगा, नहीं मामा ये इस वजह से है, इस वजह से है, ऐसे है वैसे है, तो मुझे दे दें, तो उस वक्त आप जो है ना वैसा कर सकते हैं। आप यानी अगर वो दलील से बात कर रहा हो, तो दलील से बात कर रहा हो और उसकी बात आप मान लेते हैं, तो उसके अंदर एक बड़ी अहम महारत डेवलप होती है। उसे पता चलता है कि नेगोशिएशन हो सकती है, लेकिन अगर तमीज और अदब के दायरे में रह के करें, ठीक है। तो घर में आप ये सूल भी बना सकते हैं कि बेटा अगर आपको मेरी बात से खिलाफ है तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं इस दायरे में रह के, तो अगर मुझे अच्छा लगेगा या मैं मुतमिन हो जाएंगे तो हम आपकी बात मान लेंगे। तो यहाँ ये नुकता थोड़ा समझाना चाह रहा था। लेकिन अगर बच्चा चीख चला के गलत तरीके से बात कर रहा है तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, और इसकी परवाह ना करें कि बाजार में वो ना आपको इंसल्ट हो रही है।
कोई इंसल्ट नहीं होती। दुनिया के सारे बच्चे ऐसे करते रहते हैं। अगर बाजार में भी ऐसा बच्चा कर रहा है ना, मेरे साथ भी ऐसा एक दफा हुआ, तो मैंने कहा अभी मैं नहीं करूंगा। तो इसके बाद कभी बच्चों ने ये नहीं किया। तो यानी ब्लैकमेल आप भी ना हुआ करेंगे, कोई नहीं, बिस्ती खिस्ती नहीं होती। मेहमान भी आए हों तो बच्चा फिर भी जिद करे ना, बात करते हैं तो फिर भी आपने तवज्जो नहीं दें। तो बिल्कुल क्लियर कट रहा करें, बच्चों के मसले को अपनी इज्जत बेइज्जती का मसला ना बनाया करें। यहाँ तक बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं हम मजीद। पॉइंट क्लियर हो गया? कब आपने नो को यस में बदलना है? क्लियर हो गया बात? क्लियर होगी बात समर भाई? जी बिल्कुल क्लियर है। क्लियर होगी। चलें अब आते हैं, देखें आपके सवालों से मुझे थोड़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलती है, तो खुशी भी होती है, और इससे आप ज़्यादा सवाल भी करेंगे। चलें आगे थोड़ा सा आप चलते हैं वर्कशॉप को। समर भाई हमारी टाइमिंग क्या होती है भला? जी हमारे पास 1 से 2 घंटे का टाइम होता है। इस वक्त हमारे सेशन को तकरीबन 1.5 घंटा चलें जज़ाकल्लाह। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा कि हम अपने रिलेशनशिप को बेटर कैसे बनाएं टीनेजर के साथ। ये सवाल भी आ रहा है, जाहिर है बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है, और 2-3 ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनके बच्चे भी हैं टीनेजर के अंदर। तो बच्चों से अब आप अच्छे रिलेशनशिप कैसे बनाएं? ठीक है, बच्चों से इस स्टेज पे अब इस वक्त आप अपने रिलेशनशिप अच्छे कैसे बनाएं? यानी ये तो हमें पता चल गया कि बर्थ के वक्त क्या कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, बर्थ के बाद कैसे बिहेव करना चाहिए बच्चों के साथ, थोड़ा और भी चीज़ें डिस्कस होगी। लेकिन अब आते हैं कि इस बात की तरफ कि रिलेशनशिप अच्छे कैसे डेवलप करें, स्पेशली टीनेजर पे मैं बात करूँगा। तो सबसे पहला काम, अगर हम अपने आज के रिलेशनशिप को अपने बच्चों के साथ बेटर करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आज के रिलेशनशिप का तज्जिया करना होगा। इस वक्त हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं? मैं आपसे कहूंगा कि 5-6 सवाल मैं बोलता हूं, आप ये सवाल अपने आप से करें। जैसे पहला सवाल अपने आप से ये करें कि व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद माय किड। इस वक्त मेरे जो बच्चे हैं उनके साथ, जिस भी एज के हैं, टीनेजर हैं, छोटे हैं, उसके साथ इस वक्त मेरे ताल्लुकात कैसे हैं? ये सादी सी बात, पहले ये सवाल कर पूछें अपने आप से। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे आपसे ये पूछें कि डू वी एंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। क्या मैं और मेरे जो बच्चे हैं, हम जब मिलके टाइम स्पेंड करते हैं तो क्या हम उसको एंजॉय करते हैं? क्वेश्चन ध्यानदारी से पूछें। तीसरा सवाल अपने आप से ध्यानदारी से पूछें कि जब हम आपस में गुफ्तगू करते हैं तो क्या हमारे पास प्लेंटी ऑफ थिंग्स होती हैं बात करने के लिए बच्चों के साथ? तीसरा सवाल अपने आप से ये पूछें। अगला सवाल ध्यानदारी से ये पूछें कि क्या हम अपनी जो गुफ्तगू होती है हमारी आपस में, तो उसका जो एंड है वो क्या रिलैक्स होते हैं? हम वन टू वन रिलैक्स हो जाते हैं या नहीं होते? और चौथा पांचवा सवाल अपने आप से ये पूछें, डू वी शेयर एनी कॉमन इंटरेस्ट। कोई हम में आपस में बच्चों में हमें कोई कॉमन इंटरेस्ट भी है या नहीं है? ये सवाल अपने आप से जरूर पूछें। ये सवाल पूछे बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कौन से टॉपिक आप बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, क्या आप फ्रीली फ्लो के साथ बच्चों के साथ डिस्कस कर लेते हैं? अब मैं आपको अपनी फाइंडिंग बताता हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। अपनी फाइंडिंग बताता हूँ। मेरी फाइंडिंग क्या बना पेरेंट्स के साथ गुफ्तगू करने के बाद, वो फाइंडिंग ये है कि 95% पेरेंट्स अमूमी और 100% वो पेरेंट्स जिनके बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते, स्पेशली टीनेजर्स, इनमें से कोई भी किसी भी सवाल का जवाब पॉजिटिव नहीं होता। और उनके साथ, उनकी बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन होती है, वो कम्युनिकेशन क्या होती है भला? वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये करो वो करो, स्कूल का काम हो गया नहीं हो गया। इससे ज्यादा बाहमी तौर पर जो डिस्कस नहीं करते वो वालिदैन जिनके अपने टीनेजर के साथ ताल्लुकात खराब नहीं आ रहे हैं। जिनके नहीं है उनमें से भी जो समझते हैं कि नहीं है, तो यानी जो समझते हैं कि चलो ठीक है गुजारा, उनमें भी 95% का रोल यही होता है कि उनके पास जब बच्चे और वो बैठते हैं तो डिस्कशन का कोई टॉपिक मौजूद नहीं होता, इंटरेस्ट का कोई टॉपिक मौजूद नहीं होता।
तो आप भी अपने आप को रेट करें। मैं आपसे पहला सवाल, पहले रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अपने आप को रेट करें कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ पे फॉल करते हैं, किस हिस्से में फॉल करते हैं आप तल्लुकात के हिसाब से, कहाँ पे आप इसमें फॉल करते हैं। ये जब आप जो है वो कर लें तो फिर आगे बढ़ते हैं ज़रा। बच्चों से तल्लुकात जो हैं, स्पेशली टीनेजर, छोटे बच्चे भी और बड़े भी, मैं टीनेजर्स की मिसालें भी दूंगा आपको यहाँ पे, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप इसको ठीक तरीके से लें। तो सबसे जो अहम नुक्ता है बच्चों से तल्लुकात बेहतर करने का, वो ये है कि अच्छा, वैसे आपने अपने आप को सेस किया है जो मैंने कहा है, तो आप ABC में कहाँ पे रैंक करते हैं, जरा लिखेंगे अपना, अपनी ऑब्जर्वेशन कि आप, जो मैंने सवाल किए इतने सारे, तो बच्चों के साथ आपने आप कहाँ पे रेट करते हैं, बना जरा थोड़ा सा मुझे अंदाजा होगा आप क्या सोच रहे हैं। कहाँ पे रेट करते हैं भला, कोई है जो A+ पे रेट करता हो, फिर मैं उससे सवाल पूछूं। अंडर 5 हो, ठीक है, कोई बात नहीं। नो सर, नहीं सर, ठीक ठीक। अब सवाल से डर गए होंगे, नहीं सवाल नहीं पूछता, चले वैसे लिख दे, चले इंतजार। अच्छा आइए, पहला पहला नुक्ता समझते हैं। जो है वो कुछ लोग ना असल में शायद किचन में मसरूफ मसरूफ हैं। अच्छा अच्छा, देखो मैं बात करूँ, अच्छा चले मैं आके देखता हूँ। तो इस समय घर में मौजूद हूँ, तो इस तरह का भी सीन हो जाता है थोड़ा सा। जज़ाकल्लाह। मैं ये बात कर रहा था कि अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने की जो है बुनियाद क्या होती है, तो सबसे पहली बुनियाद समझें। लफ्ज़ आप सबने सुना होगा, लेकिन इसके सही मफहूम को समझना है। मैं कहता होता हूँ कि स्टे इन्वॉल्व विद योर केस, इन्वॉल्व हो जाए, इन्वॉल्व रहे, इन्वॉल्व, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा। ये लफ्ज़ बेटा जॉन है, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा कि तो इन्वॉल्व जो है वो इन्वॉल्व है। तो पॉइंट को जरा समझिएगा कि इन्वॉल्व होना बच्चों की लाइफ में, ये लफ्ज़ हमने सुना हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली हम कोई इन्वॉल्व नहीं होते बच्चों की लाइफ में। यानी हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो 0% तो मैं नहीं कह सकता, इसको कोई ना कोई नंबर तो मिलने चाहिए, लेकिन बहुत कम होती है। तो इन्वॉल्व होने का क्या मतलब है, याद रखिए, पहली चीज़ है इन्वॉल्व होना सीखें। इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है बोला कि पहली बात यह है कि मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। एक दफ़ा गालिबन 10 क्लास का बच्चा है, 10 क्लास के बच्चे की बात है, उसके पेपर्स हो गए तो उसका रिजल्ट आ गया, और बड़ी पोश फैमिली से उसका ताल्लुक था। तो वो बच्चा जो है वो वालिद साहब के हाथे से निकल गया। जो हम कहते हैं ना, वालिदैन के बच्चे बड़े हो गए, वहां से निकल गए, तो वहां से निकल गया। तो मैंने, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, बात सुनने के बाद मैंने कहा आप ना अपने बच्चे जो हैं उनके साथ इन्वॉल्व हो। तो उसने कहा जी मैं क्या इन्वॉल्व हूँ, तो मेरी बात ही नहीं सुनता, कोई मानता ही नहीं है, बात ही नहीं करता। तो मैंने कहा असल में यही चैलेंज है कि आप इन्वॉल्व हो। तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा आप ऐसा करें कि आप अपने ना बच्चे के साथ डेट करें। यानी जो बच्चा है आपका अब कॉलेज लाइफ में जा रहा है, तो आप उसके साथ डेट करें। डेट का मतलब यह है कि आप उसको घर से बाहर ले जाएं और उसके साथ बैठें, खाना शाना खाएं, चाय पिए, लेकिन आपने उसके साथ हर वो बात करें जो वो आपसे करे, लेकिन आपने जो है वो उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी।
उसकी तालीम पे भी बात नहीं करनी, किसी चीज पे बात नहीं करनी, बस जो वो आपसे बात करना चाहे ना, आप उसकी बात को सुने, बस सुने, उसमें उसको रिस्पॉन्स दें, उसकी दिलचस्पी जिस चीज के बारे में वो हो, तो आपने बस सुनना है, और आपने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, कोई कोई हदायत, कोई हुक्म, कोई नसीहत, कोई काम नहीं आपने करना, बस जस्ट लिसन करना है, और उसकी जो वो जिस चीज पे बात करना चाहे तो आपने क्या करना, ऐसे ही करना। तो कहने लगे कि ठीक है। अ, थे वो इतने खुश नहीं थे मेरी बात सुन के, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, इतनी सादा सी बात इन्होंने बताई है कि जनाब बैठ जाए। अच्छा, चले गए। तो जब चले गए तो क्या हुआ कि पहली दफा वो गए बच्चे के साथ बाहर लेके, तो बच्चे ने पूरा खाना खाया वाले साहब के साथ बैठ के किसी जगह पे। तो बच्चे ने कोई बात नहीं की वाले साहब से, और वाले साहब ने कोई बात नहीं की। मैंने उन्हें कहा हुआ था कि आपने कोई नसीहत नहीं करनी, कोई इधर उधर की बात आप जेहन में है तो करें, वो भी इसका जवाब जितना बच्चा दे ना उतना ही आपने। तो जाहिर है कि बच्चा ट्रस्ट नहीं कर रहा कि अब्बा जान को क्या हो गया अचानक फादर को, कि ये आके खाना खाने, पहले तो डांटते रहते हैं और तो नसीहतें करते रहते हैं। तो मैंने कहा कोई आपने नसीहत नहीं करनी। तो कहने लगे कि जब पहली मीटिंग हुई तो उनका फोन आया, तो कहने लगे कि देखें जो है ना वो हुआ ये है कि आज तो हमारे दरमियान कोई बात ही नहीं हुई। तो मैंने कहा देखिए आपने इकट्ठे खाना खाया है, आप उसकी तरफ देखते रहे हैं, उसने आपकी तरफ देखा है, कुछ स्माइल भी किया, उसने कहा हाँ स्माइल भी किया उसने कहने लगा। तो जो है वो 4-5 दिन बाद फिर उसको पकड़ के नहीं ले गए। तो कहने लगे कि तीसरी मुलाकात में उनका फोन आया कि आज ना बच्चे ने कुछ बातें की हैं इधर उधर की। तो कोई 5-6-7 मुलाकातों के बाद बच्चा जो है उसने अपनी हर चीज अपने फादर के साथ शेयर करनी शुरू कर दी। तो 5वीं 6 जब मीटिंग हो गई तो कहने लगे अभी तक मैंने अपने बच्चे को कोई नसीहत नहीं की है, मैंने बड़ा सब्र किया है, मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। 7 दफा अपने बच्चे के साथ बाहर गया हूँ, उससे मैंने डेट किया, बातचीत की है उसका इंडिविजुअल, लेकिन ये है कि मैंने कोई बात कुछ नसीहत नहीं की। मैंने कहा देखिए अब फर्क क्या हुआ है पहली और 8वीं में। क्या लगा कि आप बच्चा ना हर चीज मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, आज उसने मेरे हाथ में हाथ भी डाला है, और आज हम हाथ पकड़ के जो है ना घूमते रहे हैं। तो मैंने कहा जबरदस्त हो गया। मैंने कहा अब आपको ना नसीहत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ये आपने रिलेशन जो है वो बिल्ड कर लिया। तो इस मिसाल से रिलेशनशिप बिल्ड करने के भला कौन से 2 असूल सामने आते हैं, जरा बताइएगा। वाकया तो आपने सुन लिया है, भला कौन से 2 असूल सामने आए। सुनिए, वाकया तो सुन लिया, कौन से 2? नसीहत नहीं करनी एक ये असूल है। अच्छा, टाइम स्पेंडिंग, जबरदस्त, नसीहत नहीं करनी, नसीहत नहीं करनी। चले, और क्या असूल सामने आता है इस कहानी से, इस सादा लिसन टू चाइल्ड, जबरदस्त, जबरदस्त, एक्टिव लिसनिंग, जबरदस्त, टाइम स्पेंड करना है, जबरदस्त। चलिए माशाल्लाह, जबरदस्त, इसका मतलब आपने बात को तवज्जो से सुना। चलिए मैं आपसे आपके जवाब को थोड़ा कंपाइल करता हूँ, एक जहाँ पे लेके आता हूँ। देखिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने का पहला काम इन्वॉल्व होना है, और इन्वॉल्व होने का पहला टास्क बच्चों को सुनना है। याद रखिए, हम बच्चों को सुनते नहीं हैं। बच्चे जब हमें कोई बात बताने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर बच्चे ने कहा कि मामा आज स्कूल में जो है ना फलां बच्चे ने मुझे छेड़ा, तो जब वो कहता है ना छेड़ा, तो आगे भी हम नहीं सुनते। तो टीचर को बताया था कि नहीं बताया था, ये किया था वो किया था, टीचर कहाँ थी? तो यानी हमारी नसीहत, हमारी तफ्तीश शुरू हो जाती है। तो टेक्निकली हम बच्चों को लिसन नहीं करते, सुनते नहीं। तो लिसनिंग का मतलब क्या है कि आपने बच्चे को सुनना है, इन्वॉल्वमेंट का ये पहला असूल है। कहते हैं कि किसी को, और जितना आप इंटरप्शन के बगैर अपने बच्चों को सुन सकते हैं, जितना आप इंटरप्शन के बगैर सुन सकते हैं, उतना ज्यादा फेवरेट है, जितना आप इंटरप्शन के बगैर सुन सकते हैं, याद रखिएगा। तो इंटरप्शन करना हमारी आदत होती है। वो एक जुमला आपने सुना होगा, सबने सुना होगा कि अगर किसी को बेइज्जत करना हो, इंसल्ट करना हो, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप उसको, उसकी गुफ्तगू में उसको बार बार टोको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले पे बड़ी जबरदस्त तरीके से अमल करते हैं। हम, बच्चा हमें कोई बात बताए तो हम उसकी बात में कोई 5 दफा से टोकते हैं, और बात का तो उसकी बात सुने बगैर ही हम कह देते हैं हमें पता है।
बता मुझे ये कहना है, अच्छा मुझे पता तुम्हारा। तो सुनते नहीं है, पहला काम है सुनना, याद रखिएगा। दूसरा टाइम, दूसरी जो चीज है वो है कि नसीहत नहीं करनी, मैं ये नहीं कह रहा, इसका ये मतलब नहीं था, वाकया भी थोड़ा और भी था। नसीहत का आंसर बहुत कम होना चाहिए, याद रखिए। तो लेकिन बच्चे की जो रिलेशनशिप बिल्ड करने का, इन्वॉल्व होने का जो दूसरा असूल है, पहला असूल है कि सुनना है। दूसरा असूल ये है कि हर बच्चे को इंडिविजुअल टाइम दिया करें। मैं आपसे कहूंगा, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप ये तय कर लें कि रोजाना मैंने 10-15 मिनट इंडिविजुअल एक बच्चे को देने हैं। मैं 6 साल के बच्चे को भी इंडिविजुअल देने हैं, जब वो आप और वो आप उसके साथ बातचीत करें, इंटरप्शन के बगैर बातचीत कर सकें। ये फादर को भी ये काम करना चाहिए, मदर को भी ये काम करना चाहिए। यानी आपको अगर 3 बच्चे हैं किसी भी एज के हैं, तो कोशिश करें कि आप उसको इंडिविजुअल टाइम दें, घर के अंदर दें, कभी बाहर ले जाना पड़े, जैसे मैंने अभी कहा, कभी अपने 5-6-7 साल के बच्चे को बाहर ले जाएं, उसके साथ बैठ के बात खाए पिए, इससे डिस्कस करें। आप फील करेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा। ये अभी एक सवाल है कि बहुत रोज ये पॉसिबल नहीं हो तो हो पता। अच्छा, उनने 10 मिनट, जबरदस्त, जबरदस्त। यानी 10 मिनट कम से कम, मैं कहता हूँ कि 10 मिनट भी अगर आपको ज्यादा लगे घर में, तो आप 5 मिनट भी इंडिविजुअल बात करें, जिसमें आप उसको ये तासर देंगे इस वक्त सिर्फ मैं आपको सुन रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये उसको मैसेज आना चाहिए। तो इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल मीटिंग करने, बच्चे की नीड को समझना, उसकी जरूरत को समझना। और इसके बाद अगला काम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश ये किया करें कि बच्चा जो है उसकी दिलचस्पी के अमूर जो है उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन की कोशिश किया करें। वो स्कूल की बात कर रहा है, वो टीचर की बात कर रहा है, अपने खेल की बात कर रहा है, हमारे लिए ये बातें बात बड़ी गैर अहम होती हैं, लेकिन हमारे बच्चे के लिए नहीं होती हैं, बिल्कुल गैर अहम नहीं होती हैं। उसके लिए वो दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो ये आप समझ लीजिए कि उसके लिए सबसे बड़ा मसला यही होता है। तो इन्वॉल्व होना सादा सा लफ्ज है, लेकिन मैंने इन्वॉल्व होते बहुत कम बच्चों को देखा है, पेरेंट्स को देखा है, सॉरी। और इन्वॉल्व होने का एक स्टेप ये भी है कि आप कभी कभी बच्चे को सरप्राइज भी दिया करें, छोटे छोटे कामों से, छोटे छोटे कामों से सरप्राइज दिया करें। मिसाल के तौर पर छोटे कामों से कैसे सरप्राइज दिया जा सकता है। तो एक दो हमें ये आइडिया डिस्कस कर रहा था, तो पेरेंट्स ने बताया कि अच्छा ये हो सकता है। मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा टीनेजर है, या 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता है, तो छुट्टियां हैं, तो चले मैं आज उसको ना सरप्राइज ये देता हूँ कि मैं उससे पूछता हूँ कि आप अपने किस क्लास फेलो से मिलना चाहते हैं, और उस क्लास फेलो के घर से थोड़ी देर छोड़ता हूँ या ले जाता हूँ या मिला देता हूँ। इस तरह के जो छोटे छोटे सरप्राइज होते हैं बच्चे के लिए, ये भी बच्चे को बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। आप देखिएगा, आपके साथ रिलेशन को बड़ा अच्छा बिल्ड करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा जो है वो फील करते हैं। कभी उसकी मर्जी के मुताबिक छोटे छोटे ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो पहली बात है इन्वॉल्व होना, याद रखिएगा। स्टे, मैं इसको कहता हूँ हमेशा स्टे इन्वॉल्व है, स्टे इन्वॉल्व, स्टे इन्वॉल्व, हमेशा बच्चे में इन्वॉल्व रहें। ये टीनेजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये एक सवाल आ रहा है, बड़ा मजे का सवाल, क्या अगर बच्चे सिर्फ वीडियो गेम की ही बातें करें तो फिर क्या किया जाए। उनसे वीडियो गेम की बातें भी की जा सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर बच्चे की दिलचस्पी सिर्फ वीडियो गेम्स में ही है तो वीडियो गेम्स पे भी डिस्कशन की जा सकती है। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो दीगर उसको डिस्कस करे तो फिर दीगर मूड भी डिस्कस किए जा सकते हैं। कभी उसको, अगर बच्चा वीडियो गेम ही देखता है तो उस पर डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है। तो पहली पहली बात मैंने बताई थी कि स्टे इन्वॉल्व, इन्वॉल्व रहें बच्चों के साथ। दूसरी जो चीज है वो याद रखिएगा, हेल्दी रिलेशनशिप ये में। एक आया है कि मैं लंच बॉक्स में कभी-कभी ये नोट भेजती हूँ, आई लव यू, यू आर अमेजिंग एटसेट्रा, माय 9 इयर्स ओल्ड लव इट। ये अच्छी अच्छी बात है, लेकिन मैं जैसे मैंने पहले कहा ना कि ये एक तारीफ है ना जो बच्चे की हम कर रहे हैं, ये तारीफ की आपने, यू आर अमेजिंग, यू आर वंडरफुल, यू आर सुपर बॉय।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शायद कि आप ये जुमले कम बोला करें। मुख्तलिफ रिसर्चर ये बताती हैं कि बच्चे को कोई नेगेटिव लफ्ज बोलना या इस तरह का पॉजिटिव लेबल लगाना, दोनों दोनों ही नुकसानदेह होते हैं। अमेजिंग कहना भी कोई पॉजिटिव लेबल नहीं है, वंडरफुल कहना भी कोई पॉजिटिव लेबल नहीं होता। तो इसके बजाय आप, यानी मैं कहता हूँ, इसको कहते हैं कि तारीफ का ना सही तरीका नहीं है। यानी तारीफ का सही तरीका क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है, किसी का वंडरफुल होना, किसी का खूबसूरत होना, किसी का सुपर होना, ये वो सारी चीजें हैं। किसी का ज़हीन होना, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर सुपर, ये बच्चे के कंट्रोल में नहीं होता। तो रिसर्चर ये बताती हैं कि चाहे आप किसी पे बेवकूफ़ का लेबल लगाएं या इंटेलिजेंट का लेबल लगाएं, तो लेबल लगाना जो है वो दोनों तरीकों से सही नहीं होता। मैं आपसे जरूर कहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है, आप इसके लंच बॉक्स में लिख के भेजती हैं, लेकिन आप लंच बॉक्स में ये ना लिखा करिए अमेजिंग है, आप उसके किसी एक्ट को डिस्क्राइब किया करें। मिसाल के तौर पे आपने बड़ी पाबंदी वक्त के साथ आज जो है वो चीजें तैयार की हैं, दैट्स अमेजिंग। ठीक है, बात क्लियर हो रही। इसी तरह जो बच्चा जो बिहेवियर जिसका मुजाहरा करता है ना किसी भी काम में, अच्छे काम में या करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको नुमाया किया करें। मैं हमेशा कहता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं कहता, दुनिया भर के साइकोलॉजी से कह रहे हैं इस वक्त कि बच्चे के एक्ट को नुमाया किया करें जो बच्चा करता है, जो बच्चे के कंट्रोल में है। मसलन डिसिप्लिन की पाबंदी ये बच्चे के कंट्रोल में है, मेहनत करना ये बच्चे के कंट्रोल में है, कंसंट्रेशन से काम करना बच्चे के कंट्रोल में है, अच्छे अंदाज में बात करना ये बच्चे के कंट्रोल में है। तो जो चीजें बच्चे के कंट्रोल में नहीं है उसको ना बोला करें, कम बोला करें, उसको अपनी लैंग्वेज से जो है वो निकालने की कोशिश करें। तो ये जो हम नोट लिखते हैं सुपर, ये बड़ा अच्छा नोट है, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करें। इसमें देखा करें कि बच्चे के बिहेवियर एक्ट जो बच्चे का है ना उसको मैंने नुमाया करना है। तो आज किस एक्ट को नुमाया कर सकती है, इसके किस काम को नुमाया किया जा सकता है, तो ये इसमें पॉइंट है। बाकी ये बहुत अच्छी बात है जो आप नोट लिखती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी लैंग्वेज को बदलें जरा। तो जो लेबल लगाना होता है असल में इसलिए बुरा होता है। इसकी मैं रीजन भी बता देता हूँ आपको कि एक टर्म है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, और एक टर्म है जिसको हम कहते हैं फिक्स माइंडसेट। ये दो पैरेलल मुतवाजी जो है वो टर्म्स है, ग्रोथ माइंडसेट और पैरेलल माइंडसेट। जब हम बच्चे पे कोई लेबल लगाते हैं तो ये बच्चे को फिक्स माइंडसेट की तरफ ले जाता है। तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सुपर बॉय हूँ, और ये बच्चे की कारकर्दगी पे मनफी असरअंदाज होता है। बच्चा ऐसे काम नहीं करता फ्यूचर में जिसमें से फेल हो जाने का खतरा हो, और बच्चा बहुत ज्यादा जो है वो पीपल अराउंड जो उसके लोग होते हैं उनसे वो ओरिएंटेड हो जाता है, पीपल ओरिएंटेड हो जाता है। लोगों की राय को, लोगों की ओपिनियन को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। लिहाजा अगर लोगों की ओपिनियन किसी चीज में अच्छी ना आ रही हो तो काम अच्छा भी हो तो छोड़ देगा, या किसी चीज में जीतने का इम्कान ना हो, या उसकी सुपरमेसी जो है वो उसको फर्क पड़ता हो, तो गिव अप कर जाता है वहां पे। तो इसलिए लेबल जो है ये ग्रोथ माइंडसेट नहीं बनाता, फिक्स माइंडसेट बनाता है। जब हम बच्चे के एक्शन को सपोर्ट करते हैं, बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं, जब वो किसी अच्छे बिहेवियर, तो ये बच्चे के अंदर ग्रोथ माइंडसेट बनाता है। मिसाल के तौर पर बच्चे ने सवाल मैथ का हल करने की कोशिश की तो हल नहीं हुआ, अगर आपने उसको बहुत सुपर बॉय कहा हुआ, ये कहा हुआ, वो कहा हुआ, तो वो फिर स्टेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, मैं सुपर बॉय हूँ, मुझसे सवाल हल नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उसको ये कहती रही है कि आपकी पोजीशन इस वजह से आई है कि आप मेहनत करते रहे, ये ड्यू टू योर हार्ड वर्क, मेहनत आप कंसंट्रेशन से पढ़ते रहे हो, तो वो समझ जाता है कि मैं मेहनत में कमी है, तो मैं मेहनत करके दोबारा फर्स्ट पोजीशन ले सकता हूँ। लेकिन उस वक्त वो समझ रहा होता है कि मैं तो सुपर बॉय हूँ और मैं फेल हो गया हूँ। तो यानी इसको हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट का कंपेयर, मुआवजना, जो जिसको आप अभी समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए भी जो है वो हमेशा बच्चे के बिहेवियर को जो है वो क्या किया करें, नुमाया किया करें। तो बात क्लियर होगी यहाँ पे। मेरी बच्ची बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, लेकिन जब क्या है बनाती है तो सबको, इवन गेस्ट को दिखाती है, पर प्रेज मुझे अच्छा नहीं लगता।
हम घर वाले इसकी स्किल को प्रेज करते हैं। अच्छा, प्रेज मैं वही बता रहा हूँ, तारीफ करने का सही तरीका आप सीखें। मसलन पेंटिंग उसने किया ना, तो आप पेंटिंग की क्वालिटी पे बात करें। मसलन आप ये कहें कि बेटा आपने लाइन स्केच बड़ा अच्छा बनाया, वेल ये स्केच बड़ा खूबसूरत लगा है, ये बड़ा परफेक्ट आपने बनाया, ये अपने कलर बहुत अच्छे भरे हैं, ये कॉम्बिनेशन आपने बड़ा अच्छा बनाया। तो यानी जो काम होता है ना बच्चे का, उसके ऊपर डिस्कशन, ये प्रेज है असल में। इसको मैं कहता हूँ हौसला अफजाई, ये भी प्रेज है, लेकिन ये प्रेज की बेस्ट फॉर्म है। आप देखिएगा बच्चे को ये पता चलता है कि उसने राइट क्या किया। तो प्रेज को, प्रेज की शक्ल बदले, मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ। सुपर इंटेलिजेंट, इसके बजाय आप, जैसे पेंटिंग है तो बड़ी अच्छी एग्जांपल आ गई हमारे सामने, तो आप पेंटिंग के ऊपर बात करें। ठीक है, स्केच कितना अच्छा है, लाइन कितनी अच्छी, सीढ़ी आपने ड्रॉ की है, कलर कितना अच्छा भरा है, आप देखें आपकी रंग भरने की आपकी स्किल जो बड़ी साफ है। तो इससे बच्चे को पता ये चलता है कि उसने क्या राइट किया है, तो वो इंदा स्कोर बेहतर करता है। तो ये हो गया, हमारी बात आ रही थी, कहाँ से हम शुरू हुए थे, स्टे इन्वॉल्व से। यहाँ पेस की एक सवाल आ गया तो वो हमने डिस्कस कर लिया। आइए आप आगे चलें, यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। एक अहम पॉइंट है बच्चों से रिलेशनशिप बिल्ड करने के वाले से, उसको समझते हैं। क्लियर? But I don't like when she does in front of others. अब मुझे नहीं पता कि चलें, आप क्यों डिसलाइक करती हैं। तो बात क्लियर हो गई, आगे चलें। टाइम मैनेजमेंट है आपके साथ, ठीक है, तो ठीक होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो हम रिलेशनशिप के हवाले से एक बड़ा ही अहम नुक्ता डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी बुनियाद बनाने वाले नुकात में से, चीजों में से है। आपने एक लफ्ज सुना होगा, एक लफ्ज आपने सुना होगा कि अनकंडीशनल लव। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? बोला अनकंडीशनल लव। बच्चों से हमेशा, बच्चों से हमेशा लव अनकंडीशनल होनी चाहिए, प्रेज कंडीशनल होना चाहिए। लव अनकंडीशनल होनी चाहिए। अब ये बड़ा अहम नुक्ता है, आइए इसको सीखते हैं। बड़ी अहम नुक्ता है। तो अनकंडीशनल लव का मतलब ये है कि बच्चे को ये पैगाम जाना चाहिए कि वो जैसा भी है, वो तालीम में अच्छा है बुरा है, उससे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम उससे हो जाता है, तो माँ बाप की जो मोहब्बत है वो खत्म नहीं होती, वो वैसी ही रहती है। लव जो है बच्चों के साथ वो स्टेबल रहती है। उसका बिहेवियर पसंद नापसंद हो सकता है। ये अनकंडीशनल लव का मतलब ये है कि बच्चे की जो एक्सेप्टेंस है, बच्चे की जो एक्सेप्टेंस है आपके यहाँ, उसका तल्लक बच्चे की किसी कारकर्दगी से नहीं, ना तालीमी कारकर्दगी से है, ना किसी और किसी तरह की कारकर्दगी से। उसका ताल्लुक इस बात से है कि वो आपका बेटा है, आपकी बेटी है, सीधी सी बात है। इसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव। अच्छा, अब ये आसान काम नहीं, याद रखिएगा। जब बच्चा अच्छे काम कर रहा होता है, तालीमी कारकर्दगी उसकी बहुत अच्छी होती है, तो उस वक्त ये आसान होता है। लेकिन जब बच्चा मिसबिहेव करता है, जब बच्चा जो है वो प्रॉब्लम कर रहा होता है, उसकी तालीमी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती, उस वक्त ये पैगाम देना बच्चे को कि हम बेटा आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ये क्या है, ये मुश्किल काम होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ जो जिससे मुझे वास्ता पड़ा। तो जब एक मदर ने रब्ता किया, ये 10वीं क्लास में पढ़ता है बच्चा, इसका वाकया। तो उसके फादर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी ये फैक्ट्री है, ये जो बनाते हैं ना लोग, जाय नमाज वगैरह बनाते हैं, गुजरांवाला का वाकया है। तो उन्होंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा जो हमारा बच्चा है ना, ये इसको हमने ट्यूशन भी लिखवाई हुई है, इसको ये भी किया वो भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। तो ये बड़ा मायूस है, और ये बिल्कुल जो है ना वो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। 9th में भी इसके बड़े थोड़े नंबर हैं, 10th में भी है भी, ये समय सही लगता है,
तो मैंने जब तफसील पूछी तो उन्होंने कहा कि जो इसके फादर है ना, जो इस बच्चे के फादर है, वो जब घर आते हैं तो जब इसका 9th का रिजल्ट आया तो वो जब 9th का रिजल्ट आया और कम नंबर आए तो उस वक़्त से उन्होंने, और उससे पहले भी जब कम नंबर आते थे तो 9वीं में तो इसके फादर ने ये तक कह दिया कि यार ये हमारे खानदान का नहीं लगता, इसे नाक कटवा दी है हमारे खानदान की, इसको कहे कि मेरे सामने ना आया करे। मुझे गजब चढ़ जाता है जब मेरे सामने आता। तो ये जुमले जब मैंने ये जुमले सुने तो मैंने कहा कि अच्छा, ये है, ये अनकंडीशनल लव का मुजाहरा नहीं किया फादर ने, कंडीशनल लव है। यानी उन्होंने मैसेज दिया कि तुम्हारे नंबर अच्छे होते तो फिर तो ठीक था, हमारी इज्जत भी रहती, फिर तुम्हें सामने आने के काबिल था, अब मैं सामने आने के काबिल नहीं। जब ये जुमले और इस तरह के और जुमले मैंने डिस्कवर किए जो फादर अपने बच्चे के साथ यूज करा, तो मुझे पता चला कि अब बच्चा जो है, अब बच्चे के पास दो ऑप्शन है, बच्चे के पास, या तो वो ज़हनी मरीज बन जाए और डिप्रेस हो जाए या बागी हो जाए। अब जब फादर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो दो ऑप्शन दे रहे हैं सिर्फ बच्चे को, या वो डिप्रेस हो जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए, ज़हनी प्रॉब्लम किसी में झटक जाए, या वो बागी हो जाए। अब फादर उसको कुछ तीसरा रास्ता नहीं दे रहे। और ये अमूमन जो है अनकंडीशनल लव जो है वो ये आप समझ लीजिए कि हम कर नहीं पाते उस वक़्त, जो है वो जब बच्चा अच्छी कारकर्दगी, अच्छे रवैये का मुजाहरा ना करे। तो ये हमारे लिए चैलेंज होता है कि उस वक़्त हम अनकंडीशनल लव करें जब बच्चे की कारकर्दगी अच्छी ना भी हो, बिहेवियर अच्छा ना भी हो। आपने ये जुमले भी सुने होंगे थोड़े, हम आपके लिए इतना करते हैं, आप इतनी बात भी नहीं करते। क्या मतलब है इसका? आप कुछ करते हैं जो आप में कुछ आपको चाहिए, हम आपके लिए ये करते हैं, हम आपके लिए काम करते करते थक जाते हैं, मेहनत करते हैं इतनी आपके लिए, सब दिन लगे रहते हैं, आप हमारी बात नहीं मानते। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? इस जुमले का क्या मतलब है हमारा? कि आप सारे काम इसलिए कर रहे हो कि आपकी बात मानी जाए। तो इसको मैं कहता होता हूँ कि ये बड़ा गहरा नुक्ता है, लेकिन अब सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा, यानी मंजरनामा आपको समझ में आ गया 3 सालों से कि अनकंडीशनल लव। अब सवाल यह है कि अनकंडीशनल लव का इजहार करें कैसे, उस वक्त कैसे करें जब बच्चे का बिहेवियर, नंबर अच्छे नहीं है। तो तो उस वक्त क्या करें? अब मेरा आपसे सवाल है, आपके जहन में कोई आइडिया आया तो मुझे बताइए, थोड़ा अंदाजा भी हो जाएगा अगर आप मेरी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं। अनकंडीशनल लव का इजहार उस वक्त कैसे करें जब बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे होते, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, और जो है वो, उस वक्त कैसे इसका इजहार करें? आप जैसे हो मेरे हो, हारिस साहब ने जवाब दिया, ठीक है। जी, कोई और बताइए उससे कैसे हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए इसमें? मतलब बच्चे ने बात करता हमसे बदतमीजी कर देते हैं, बात कर बच्चे सेक्शन टीनेजर ऐसा जुमला कह देते हैं, तो उस वक्त क्या करें हम? उस वक्त कैसे एहसास दिलाएं कि हमें जो है वो मोहब्बत तो है, पूरी है। जी, जो यूके वाले लोग हैं ये भी कुछ जवाब दे दिया, चलो। गुस्से को बर्दाश्त करना है, ठीक है, सही हो गया, ठीक है। और जज़ाकल्लाह। चलिए, एक बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि बिहेवियर बच्चे का जैसा भी हो, आप इसको पर्सनली नहीं लेना। आई एम हेयर फॉर यू, ठीक है, जबरदस्त। पहली बात है कि कभी भी बच्चे के मिसबिहेवियर को, चाहे वो आपके ऊपर उसको पसंद नहीं, उसको मिसबिहेवियर ही समझें। नहीं, गुस्सा बर्दाश्त का कहा है, जबरदस्त, हाँ ठीक है, गुस्सा बर्दाश्त करने का कहा है, ठीक है ना, समझ आ रहा। बच्चा यहाँ समझता है कि अगर चलें। अच्छा, मैं आपको अभी, क्योंकि बहुत सारे हम भी वालिदैन हैं सर, तो बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं हमारे साथ, पर्सनली हो रहे होते हैं। तो अ, तो पिछले दिनों
कोई जो है मेरी वाइफ को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 3-4 महीने मुसलसल, तो मैं भी थोड़ा ट्रेनिंग में जो उधर बिजी होता हूँ। तो जो हमारा बेटा है बड़ा, वो 7वीं क्लास में था, अभी 8वीं में आ गया। तो 7 ग्रेड में उसके जो पहली टर्म थी उसका नंबर बड़े कम आए। तो ट्यूशन हमने ये पहले हम खुद भी पढ़ाते थे, ट्यूशन नहीं भेजे, तो इस दौरान मैं इसको ट्यूशन भी भेजा कि वो थोड़ा सा इस कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन जो है लेकिन क्या हुआ कि उसके नंबर कम आए, 40% नंबर आए उसके। तो जाहिर है कि उसका रिजल्ट बड़ा डिस्टर्ब था। मैं घर आया तो थोड़ा सा बैठा हुआ था परेशान होके इधर उधर। तो अब जाहिर है कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो मैंने पूछा कि अच्छा कैसा है रिजल्ट? उसने कहा बस बताने वाला नहीं है, बहुत खराब रिजल्ट है। मैंने कहा अच्छा क्या है? तो तो उसने कहा 40% आया नंबर। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, 40% आ गए हैं। अच्छा ये बताओ कि उसको नजरअंदाज करते हुए आइंदा आप अपने नंबर अच्छे कैसे कर सकते हैं? तो वो मेरे मुंह की तरफ देखने लग पड़ा कि ये तो बात ही को नहीं हुई। वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ी डांट पड़ेगी, झपट होगी, ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा अच्छा हाँ ये तो आ गए हैं, तो आप फर्दर क्या करोगे? तो अब उसने बताना शुरू किया कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो मैं भी रिलैक्स रहा, मैं उससे पूछता रहा। तो थोड़ी देर बाद ना वो काफी मोटिवेट हो गया, जो अब उसने क्या करना है, कैसे अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करना है। तो अगले टर्म में वो दोबारा 70% से above चला गया, काफी डेफिशिएंसी उसने अपनी क्लियर कर ली। तो मैं ये कहता होता हूँ कि एक तो पर्सनली ले, याद रखिएगा अनकंडीशनल लव का मतलब यह है कि आपने मिसबिहेव को पर्सनली लेना। बच्चे की तालीमी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो उसको इज्जत बेइज्जती का मसला नहीं बनाना, उसको समझना नहीं। और दूसरा ये है कि अगर बच्चे ने कोई मिसबिहेव कर ही दिया है तो फिर भी इसको पर्सनल ना लें, और उसको आप ये कह सकते हैं कि मुझे आपसे ना इसकी तवक्को नहीं थी, मैं आपसे इससे बेहतर की तवक्को कर रहा था। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं वो आपके रिलेशनशिप को टूटने नहीं देते, याद है, तो ब्रेक होने नहीं देते। तो ये ज़हन में रखा करें हमेशा। यानी एंड हमारे ज़हन में होना चाहिए। एंड ये नहीं है कि हमने हर सूरत में फौरन बच्चे को अपनी बात मनवा लेनी है, हर सूरत में अभी जो है वो तमील करवा लेनी है, हर सूरत में उससे काम करवाना है। हमारे पास वक्त भी होता है और हमें ये याद रखना चाहिए कि एंड रिजल्ट जो है वो इस सारे प्रोसेस का क्या होना है। तो मैंने देखा ये है कि, और इसकी और भी बहुत सी केस स्टडीज है हमारे पास, कि जो बच्चे अनकंडीशनल लव जो पेरेंट्स करते हैं, बच्चों को बला वजह उसको पर रद्द-ए-अमल नहीं देते उनकी गलती के ऊपर, तो थोड़ी देर में बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं। तो मैंने तो एक दफ़ा अपने बच्चे को ये कह दिया, पढ़ नहीं रहा था, तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, वी आर योर पेरेंट्स, और आप हमारे बेटे ही हो, जैसे मर्जी पढ़ो। ये तो आपकी अपनी ज़िंदगी का मसला है कि आपने जो है वो कैसे जो है वो इसको लेके जो है वो अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है। तो सैयद समर साहब का मैसेज आ रहा है कि वक्त तकरीबन खत्म हो गया है। तो ठीक है, अनकंडीशनल लव के मतलब मैं बता रहा था कि रिलेशनशिप को बिल्ड करने के हवाले से, स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आप समझ लीजिए कि ये चीज़ है कि आप अनकंडीशनली बच्चे को लव करें, और जो है वो ये मैसेज दें कि आप एक्सेप्टेबल है, हर वक्त एक्सेप्टेबल है। कोई सवाल आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं कंक्लूडिंग कोई चंद जुमले आपसे अर्ज करूंगा इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि सर आप कंक्लूडिंग बात कहिए, क्योंकि सवालात मुसलसल आते रहे हैं। तो कोई कुछ बात रह गई हो तो मैं उस पे जी, कोई बात अगर ना हुई हो, जितनी अभी तक बात हुई है उसमें आप जज़ाकल्लाह, मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। ये जितनी भी डिस्कशन हुई है ना, बहुत सारे पहलू सामने आए होंगे आपके, और कभी दोबारा मौका मिला तो हम मजीद इस पे सीख सकते हैं। लेकिन जितने भी पहलू इस के समझ में आपके आए हैं, जो भी बातें याद रखिएगा, उसमें एक अहम बात यह है कि कोई भी काम कंसिस्टेंसी के बगैर मुमकिन नहीं होता, याद रखिएगा। मतलब जो भी टेक्निक, जो भी बात आपके जहन में आई है टीनेजर के रिलेशनशिप के हवाले से, या वैसे बच्चों के बिहेवियर के हवाले से, जिद को खत्म करने के हवाले से, बात सुनाने के हवाले से, जो भी चीजें आपने सीखी हैं अभी तक,
याद रखिएगा कि कंसिस्टेंसी के बगैर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप ये मत समझिएगा कि मैंने एक दफा ये काम किया, 2 दफा किया, 3 दफा किया तो सर मसूद ने बताया था 2 दफा 1 दफा ये रिजल्ट नहीं आया, तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होने वाला। आई लव यू, मैं बेटा आपसे मोहब्बत करता हूँ, कंसिस्टेंटली इसका पैगाम जाना चाहिए। आप बच्चे की रिस्पेक्ट करते हैं, कंसिस्टेंटली इसका पैगाम जाना चाहिए, मुस्तकिल इसका पैगाम जाना चाहिए। याद रखिएगा आपके रवैये से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से कंसिस्टेंसी की है, याद रखिएगा। आप उसको छोड़ देंगे तो आप वो नताइज हासिल नहीं कर पाएंगे जो आपको इसमें समझ आए हैं। और आखिर पे मैं ये जुमला जरूर आपसे कहूंगा कि आप अपने बच्चे की जिंदगी में सबसे अहम है, आपका असर सबसे ज्यादा है। लेकिन इस बात पे यकीन भी कर लें कि आप अहम है, आपका असर सबसे ज्यादा है। यकीन कीजिए कि हम जुमला जब मैं बोलता हूँ लोगों के सामने कि आप अपने बच्चे की लाइफ में सबसे अहम है और सबसे पुरअसर है, तो लोग उस पर यकीन नहीं करते, दिल में मजाक उड़ाते हैं कि सर हम कैसे असर वाले हैं कि जो है बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो कंसिस्टेंसी की है, आप सबसे ज्यादा मौसर और असर शख्सियत है अपने बच्चे के लिए। इसकी जिंदगी को मुस्बत या मनफी आप सबसे ज्यादा मुतासर कर सकते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों को हम बच्चा समझें और उनको उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनकी जिस्मानी, उनकी जज्बाती, उनकी ज़हनी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। जज़ाकल्लाह। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मोहतरम उस्ताद मसूद अहमद मुजाहिद का। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाअल्लाह हम लोग कुछ अरसे के बाद, ज़ाहिर है कि आप लोग हमारे ग्रुप के अंदर शामिल हो जाएँगे इस कोर्स के बाद। तो कुछ अरसे के बाद हम जो इफ़ेक्टिव पैरेंटिंग है उसके ऊपर पूरा कोर्स भी लॉन्च करेंगे। और इसी तरह से ये जो आप कोर्स कर रहे हैं इसका एडवांस लेवल कोर्स भी जो है वो भी सामने आएगा। तो बस राब्ते में रहिए, अपना फीडबैक ज़रूर दें ग्रुप के अंदर। ये फीडबैक आपका दूसरों के लिए तरगीब का बाइस होता है और उसको अपनी टीम के साथ, अपने जो कुछ लर्निंग की होती है उसके साथ शेयर किया करें। किसी ने नोट्स बनाए होते हैं तो वो भी ग्रुप में शेयर कर दिया करें, ताकि आज जो दोस्त हमारे शरीक नहीं हो सके वो भी उससे इस्तेफादा कर लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम अपने सेशन को ख़त्म करते हैं।